हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओहो हो, लेगम लेग हो रहा है, क्या बात है। आप हमेशा टाइम पर आते हो। अरे तो यही तो बात है बेटा, यही तो बात है कि कम से कम कुछ तो करें। एक तो इनऑर्गेनिक, उसमें भी लेट आएंगे क्या? हाय हाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर जी, नमस्ते। सर मेरी शादी हो गई। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे के काम थोड़ा रुक के करना, पहले करियर बना लेना बेटा। काफी बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं, कह रहे हैं शादी हो गई मेरी। सर आप कैसे हो? सर मेरा नाम ले लो। हाँ, अब ये पढ़ते ही तेरा नाम क्या था वो ऊपर चला गया, पता ही नहीं क्या करें। होले 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 कमेंट कर। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? आहा हा, बढ़िया सवाल। गहरा सवाल, कॉमन सवाल, राष्ट्रीय समस्या। एक दिन हो जाएगा बेटा। यस। ओ ओ सही है। मॉड्यूल अपलोड करवा दो। अच्छा। साक्षी आ गई क्या यहाँ पे? वीडियो कॉल कर लो। अच्छा, पढ़ क्यों रहे हैं? वीडियो कॉल ही कर लेते हैं फिर। है, वीडियो कॉल कर ले। बताओ, तुम वीडियो कॉल करते रहते हो क्या सारे दिन? बोलो बोलो। ऐसे मत करो यार। फोन में कैमरा और चीजों के लिए भी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डीएमजी एंड ईडीटीए कॉम्प्लेक्सेस। कुछ एक दो कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम, ज्यादा तो नहीं, एक एक एग्जांपल दोनों का करेंगे। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हम पढ़ेंगे एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग भी आज हम देखने वाले हैं। पहले हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया ये भी बता दो जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया? अभी मैं आंसर लिखूंगा 150 की स्पीड से, मैच कर लेना कि सही है कि गलत है। उसके बाद कोई बोलेगा तो बता दूंगा। यस, आ जाओ। हाँ, इसमें एक मिस्टेक मुझे लगी, वो ये थी कि इसको ठीक कर लेना बेटा। इसके NI+2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसमें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहा है। लाइक अगर दो बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड ये बना लेगा, 4 ये बना लेगा, तो ऐसे तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ये EN जो है ना, ये एक ही होगा, ये एक। ये जल्दी जल्दी में एक टाइपो थी, टाइपो, टाइपो एरर, उसको ठीक कर लेना। है ना? क्वेश्चन नंबर 13 में लफड़ा लगा होगा सबको। बाकी के आंसर मैं लिख देता हूं, आ जाओ। और जहां लगेगा समझाने वाला है वहां समझा देंगे। यस, कर ले, सारे कर ले। ये लो, इको का आवगो, इको +2 आवगो। इसका क्या आएगा? +2। इसका क्या आएगा? +2 और 4। ठीक है, +2 और 4, दो बॉन्ड यहां से, दो बॉन्ड यहां से, ये तो मोनोडेंटेड होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, इसकी वजह से +2। बाहर कुछ नहीं तो 0 और +2 ऐसे हो जाएगा। एक का करके बता रहा हूं, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से कुछ नहीं, तो ये बाहर और अंदर का हिसाब ऐसा हो जाएगा। ऐसे -2 भागेंगे, +2 लगेंगे। हर एक के लिए नहीं बताऊंगा। इस पर -2 होता है बेटा, तो ये -6 भगाएगा। तो ये -6 भगाएगा तो पीछे कितना +6 बचेगा क्या? और +6 और -3 का हिसाब कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। K3 की वजह से वहां -3 हो जाएगा। अगेन ये भी सेम हो जाएगा, एल्यूमिनियम आपका +3 में आएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो फटाफट। अगर ये नहीं आ रहे हैं आंसर तो कुछ गलती है, और वो बेसिक गलती है, कुछ समझाने का तो कुछ है नहीं, आपने ही गलत सोचा होगा कुछ। है ना? जोड़ बाकी गुणा भाग गलत किए होंगे बेटा। +2, है ना? और इसकी वजह से आ रहे हैं +2, क्लोरीन की वजह से इस पे +2 चढ़ेगा। ऑक्जेलेट की वजह से उस पे, ऑक्जेलेट है ये, क्या है बेटा? ये C2O4 2- है, ये ऑक्जेलेट लिखते हैं इसको। तो अगर ये +4 चढ़ेगा,
अब ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और -3 कितना हो जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे भी +3 हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी वजह से 4, बिकॉज वो बाइडेंटेड है, और ये 2 6 हो गया। ओके ग्रेट। कोबाल्ट जो है वो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, इसकी वजह से अंदर +2 चढ़ा, अंदर +2 बाहर का +1 मिलके हो गया +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी वजह से 4 और इसकी वजह से 2 6 हो गया। यहाँ पे फिर कोबाल्ट बाहर, इस क्लोरीन की वजह से बाहर +1 है, इस कार्बोनेट की वजह से, ये कार्बोनेट है बेटा, ये -2 लेके भागेगा तो यहाँ +2 आएगा। अब +2 और बाहर का +1 मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, +3, है ना, यहाँ पे +1 आ जाएगा ना, ये जाएगा -1, तो ये +2 और +1 कितना हो जाएगा, +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो साफ साफ दिख रहा है, 6 हो गया। एक कह रहा 6,000 प्लस GST दे दिया है सर। हाँ भाई, प्लेटिनम, देखो बाहर कुछ नहीं है, अंदर +2 है, तो +2 और 0 मतलब +2 ही हो गया फिर, तो इसका आ जाएगा +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा बेटा। प्लेटिनम यहाँ पे +4 अंदर है और -2 बाहर है, तो ये भी +2 और 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग है, इस इसकी वजह से, क्योंकि ये तुम्हारे को भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, तो ऐसा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये गया तो +1 लेके गया, तो -1 छोड़ के गया, अंदर भाई साहब के जाने से कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो ये 0 ही है, और 0 और -1 का मतलब क्या हो गया, -1 ही हो गया। सो यहाँ पर -1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ध्यान रख लेना बेटा, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, कोबाल्ट की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ, मेटल्स को हमको प्लस देखने में आदत होती है, बट जो 0 और माइनस भी मेटल की कोई कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिनको बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अभी सीखेंगे ये चीजें भी हम आगे, फिलहाल -1 है ये। बेंजल्डिहाइड ओपी कह रहा है कि 6,000 क्या है, आज दिन तक समझ नहीं आया। रुपए हैं बेटा, 6,000 रुपए, है ना, 6,000 रुपए होते हैं 12 नोट 500 के। FeCO5 0 है, ठीक है, CO की वजह से तो कुछ चढ़ता ही नहीं, तो 0 ही आएगा, 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये NiDMG पर एक माइनस होता है, DMG नेगेटिव होता है, तो एक माइनस, दो माइनस गए, तो यहां से अगर -2 गए तो ये +2 हो गया, बाहर 0 है ही सही, तो यानी कि ये हो गया आपका +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, 4, क्योंकि इस ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, याद है ना DMG। आज और इसकी, आज इसी कॉम्प्लेक्स की चर्चा करने वाले हैं, इस होमवर्क के बाद सब हमारा जो ये 11वां नंबर कॉम्प्लेक्स है, होमवर्क के बाद हम यही चर्चा करने वाले बेटा। EDTA जो है उस पर -4 लेके भागा, तो +4 छोड़ा, और -2 जो है उस हिसाब से ये हो गया +2 कैल्शियम, और EDTA तो 6 बॉन्ड बनाता है एक साथ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो जाएगा, चाहे वो एक ही हो। यहां देखो ये हमने सही कर ही लिया है, इस हिसाब से अब यहां पर +4 आ रहा है, -2, तो ये हो जाएगा आपका +2, निकल +2 में हो गया, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इनका, 2 उसका, अब बिल्कुल सही है, ये 6 कर देना, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ EN2 लिखा हुआ है जल्दबाजी में। ग्लाइसिनेटो -1 चार्ज होता है, तो इसका मतलब है ये 2 गए तो -2 गया, -2 गया तो +2 आया, और +2 और बाहर का +2 मिलकर हो गया +4, मिलकर हो गया +4, और यहां से बनेंगे 4 बॉन्ड, यहां से बनेंगे 2, यानी कि 4 और 6 हो गया बेटा। ये HCN नेगेटिव होता है, HCN -1 होता है, यानी कि यहां से -4 जाएंगे तो यहां +4 आएंगे, जब यहां +4 आएंगे और बाहर -1 होगा, तो ये हो जाएगा +3, और इधर से 2 बॉन्ड बनेंगे, उधर से 4, तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका 16 नंबर आ गया, विल्किंसन कैटलिस्ट, नाम सुना है बेटा, 16 नंबर क्या है ना, 16 नंबर विल्किंसन कैटलिस्ट, रोडियम +1 में होता है, बाहर कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से ये न्यूट्रल होता है 0, इसकी वजह से -1 गया तो आया +1, अब रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, क्या आ गया बेटा, +1, और 3 और 1 मोनोडेंटेट है, तो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ऑक्सीडेशन नंबर रोडियम का कितना हो जाएगा आपका, +1, करेक्ट है। 14 प्रिंटिंग मिस्टेक, कहां हुआ भाई,
प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ 14 को देखने दो, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सही कह रहे हो, ये -2 लेके जाएगा, ये -2 लेके जाएगा, तो वो +4 होगा। और रुक जाओ रुक जाओ, 14 में भी सही करना पड़ेगा, सही कह रहा वो बच्चा कि इसकी वजह से -2 और इसकी वजह से भी -2, तो +4 तो अंदर ही आ गए। सही है सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही कह रहा बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है, सही कर देना उसको, सही कर देना उसको, इसको बाहर 0 ही कर दो। इसमें भी जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको भी ठीक कर लेना बेटा, है ना। ये अंदर से ही +4 चढ़ रहा है इस पे, तो इसको 0 कर दो, एक काम करो, छोड़ो, इसको 0 कर दो, इसको हटा देना बेटा, है ना, बाहर वाले चार्ज को हटा देना। सही कह रहा है वो बच्चा, जल्दी जल्दी में ये भी गड़बड़ हुआ है, तो अब सही है। -2 यहां से गए, -2 यहां से गए, प्लस -2 यहां से गए, -2 यहां से गए, तो ये +4 हो गया, और बाहर 0 है। अब एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है। सही कर लेना बेटा उसको, -2 यहां से गया, -2 यहां से गया, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ अब सही है, बाहर, या तो बाहर -2 कर देते तो फिर प्लेटिनम जो है वो +2 में आता, लेकिन प्लेटिनम जनरली +4 में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है, ये बातें हम आगे सीखेंगे, इसलिए मैंने बाहर के चार्ज को 0 कर दिया। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बाहर वाले को -2 कर दो तो प्लेटिनम +2 में आ जाएगा, बट जो प्लेटिनम होता है वो पैलेडियम प्लेटिनम, ये +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखते हैं। अब यहाँ पे प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है ना, तो इस हिसाब से मैंने फिर उसको +4 बनाना ही ठीक समझा, ठीक है बेटा। बाकी यहां तक हम आ ही चुके हैं। टाइटेनियम +4 है, अंदर जब सारे ही न्यूट्रल हो तो जो भी डब्बे पर चार्ज होता है वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आपको याद रह जाए तो एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूं, आपके काम आसान कर सकती है, वापस सुन लो। अगर अंदर न्यूट्रल हो, सारे लिगेंड्स अंदर, सारे लिगेंड्स न्यूट्रल हो, मतलब अंदर जितने लिगेंड्स हो वो सब के सब न्यूट्रल हो, तो जो भी डब्बे पर चार्ज होता है, हो सकता हो 0 हो, ये देख लो, FeCO5 डब्बा बना दो, 0 हो गया। तो डब्बे पर जो चार्ज होता है वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहां पर En जो है वो न्यूट्रल है, अमोनिया है वो भी न्यूट्रल है। जब अंदर सारे न्यूट्रल है तो अंदर 0 चढ़ेगा, 0 चढ़ेगा तो बाहर वाला फिर 0 के साथ मिलके उतना ही रह जाएगा ना बेटा, तो ये +4 हो गया, यहां से 4, यहां से 2, 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां देखो ये +2 में जा रहा है, सीधा सीधा, बाहर कुछ है ही नहीं, तो ये आ गया आपका +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्कैंडियम, फिर अंदर देखो, अंदर दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल, तो अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं। अब जब अंदर नहीं आएगा तो अंदर 0 आएगा, और जब 0 इसके साथ मिक्स होगा तो उतना ही रहेगा ना, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अंदर अगर सारे न्यूट्रल हो तो डब्बे पर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी कि +3 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया बेटा। क्रोमियम, ये दोनों न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है, इसकी वजह से -3 भागा तो +3 आया, बाहर 0 है, ठीक है, तो फिर +3 हो गया, ये +3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, 3 और 3 ये 6 हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लो, सारे सारे बता दिए मैंने। यस, अंकेश कुमार कह रहा है कि सर ईडीटीए में 4- और 3- कौन सा लेंगे? बेटा आपको ईडीटीए मैंने बोला तो था 4- ही कंसिडर करना है ना, क्योंकि हेक्साडेंटेट ही मेनली उसकी डेंटिसिटी होती है, और वो तभी वो पॉसिबल है जब 4- हो। तो याद रख लेना, ईडीटीए जो है 100 में से 98 टाइम्स, और आपके लिए तो 100 में से 100 टाइम्स, है ना, 4- वाला ही लेंगे हम, ठीक है। तो परेशान मत होना ईडीटीए को लेके, वो जस्ट एक बताने वाली बात थी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन की ईडीटीए की डेंटिसिटी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ईडीटीए की फ्लेक्सी डेंटिसिटी के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, बस यही बोला है कि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन हम जानते हैं कि वो एक ऐसा लाइगेंड है जो चेंज कर सकता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन के लिए थी, वो गहरी बात है, आपके लिए नहीं है, छोड़ो, आप तो उसको हेक्साडेंटेड ही मानो, और जब आप उसको हेक्साडेंटेड मानोगे तो वो 4- ही होगा, सिंपल है, बहुत आसान है ना। चलिए
सर मुझे 6,000 वाली अप्सरा पेंसिल चाहिए। ओके, गजब लोग हो तुम। कोई बात नहीं बेटा। अभी जो तेरे पास पेंसिल है वो अच्छी नहीं है क्या? क्यों? जो तुझे महंगी वाली पेंसिल, दूसरी पेंसिल चाहिए, जो तेरे पास अपनी पेंसिल है वो अच्छी नहीं है क्या बेटा? क्या वो गहरी नहीं चलती? क्या वो डार्क नहीं चलती? जल्दी बताओ। आओ, डीएमजी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। अब आ गए 11 नंबर रिपीट, 13 नंबर रिपीट। पेंसिल काम नहीं कर रही क्या? छिल दो उसको, पेनी कर दो, पेनी। डीएमजी नेगेटिव, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, है ना? मैं किसी और बात पे हंस रहा हूं। हाँ भाई, ठीक है, पेन हो पेंसिल हो जो भी हो, सही रखो यार। ऐसे कैसे चलेगा? पेंसिल 6,000 रुपए की पेंसिल की जरूरत नहीं बेटा, नटराज वाली काम आ जाती है ना? अप्सरा की भी जरूरत नहीं है, नटराज ही काम कर जाएगा। वो क्या आता है, वो HB4 HB2 ऐसी आती है ना पेंसिल्स, हाँ तो वो भी सही है। लो, उसमें भी कुछ लोग लिख रहे हैं 18+। नहीं भाई, कुछ बोले ही नहीं क्या? कुछ बोले ही नहीं क्या? अगर तुमको वही सोचना है तो फिर मैं तो यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ उसमें भी तुमको तो वही सब दिखेगा। अजीब हो यार, गुस्सा दिलाओगे फालतू में। कोई कुछ भी बोले, तुमको वहीं पहुंचना है। हम्म? टाइपराइटर नहीं हो रहे हो तुम, मारो कहीं लगे वहीं। आओ भाई, डीएमजी। सर आपने कौन सी कार ली? नहीं ली भाई, मेरी पुरानी कार मेरे पास वापस आ गई, वही मैंने वापस ले ली। क्योंकि मैं, मतलब, कार मुझे पुरानी पसंद है। कार, यार और प्यार, पुराने जो होते हैं वो भुलाए नहीं जाते। 15th रॉन्ग है शायद, एक बार देख लेते हैं बेटा। कुछ गड़बड़ मेरे से भी हो सकती है, अगर ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं। कोबाल्ट +4 -1 +3। हाँ, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। -4 यहां से गया तो +4 आया, बाहर -1 है, +4 और -1 +3 हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। 15th, ठीक है। और 11th वाला तो अपन पढ़ ही रहे हैं, एक बच्चा 11वां पूछ रहा था, 11वां तो बेटा अभी NIDMG गणा सारा पढ़ा दूंगा। आजा, ले। चलो बेटा, अपनी पुरानी चीजों को सहेजने वाले लोग अक्सर अलग लोग होते हैं बेटा। वो कहते हैं ना कि जिसके, कहीं देखा था, कहीं सुना था मैंने रील वील में, कि जिसके दोस्त पुराने हैं वो आदमी अच्छा होता है ना? पर आजकल का जमाना अलग है, दोस्ती भी कुछ घंटों के लिए होती है। अगले दिन तुम तुम्हारे रास्ते पे, हम हमारे रास्ते पे। तो जिसके यार पुराने हैं वो आदमी अच्छा होता है, ठीक है। और बाकी दो चीजें तो खैर उस पे मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं समझा सकते उन बातों पे, खैर जमाना खराब है। बाकी दोस्ती के लिए तो बता सकता हूँ।
रोमांटिक हो रहा हूं? अरे वाह, इसको रोमांटिक बोलते हो तुम, दोस्ती की, मतलब तुम्हारे लिए दोस्ती में रोमांटिक हो जाते हो क्या? वाह यार वाह। डीएमजी बेटा, ये इसलिए इतना टाइम दिया कि चपड़गंजुओं इसको नोट करो, फटाफट इसको नोट करो। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले ये एक लिगेंड है यूनिट, और हमने इसको बता दिया था कि ये डाइडेंटेड होता है। तो सबसे पहले जो आप इस डीएमजी लिगेंड के बारे में जानते हो वो बताओ, है ना। ये डीएमजी नेगेटिव जो लिगेंड है आपका, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, जल्दी बताओ, रिवाइज करवा रहा हूं, पॉइंट बताओ, वापस से पॉइंट बताओ बेटा, इसके बारे में क्या क्या जानते हो। इसकी डेंटिसिटी के बारे में बताओ, इसकी डेंटिसिटी के बारे में बताओ, बताओ जल्दी बताओ। इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? बाइडेंटेट। क्या बोलेंगे इसको हम? बाइडेंटेट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? बाइडेंटेट। अब इसको नेगेटिव कैसे बना ये भी बता दिया था मैंने। इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये भी बता दिया था। कैसे बनाते हैं बेटा? कि जो डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम होता है, जो अपना डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम होता है, ठीक है, डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम होता है, मतलब हमारा जो ये वाला आप जो कह रहे हो ना, जिसे CH3 है, ये ऐसे बनाना पड़ेगा ना, CH3 C, और यहां पे आ जाएगा अपना क्या? C, और ये CH3, इस तरह से डाई मिथाइल, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड NOH और डबल बॉन्ड NOH, यही वाला है देखो, CH3 डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH। तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH। आपको लगे कि इसको दोबारा नोट करना चाहिए तो कर देना, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए वापस लिख रहा हूँ। इसको बेसिक मीडियम में डाला जाता है बेटा। किस मीडियम में डाला जाता है? बेसिक मीडियम। तो आप तैयारी देखना, हम डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। हमारे पास लैब में डीएमजी होता है, हमारे पास लैब में क्या होता है बेटा? डीएमजी। डीएमजी नेगेटिव नहीं होता हमारे पास लैब में। लेबोरेटरी के अंदर हमें जो मिलता है वो डाई मिथाइल ग्लायोक्सीम होता है। हमको वो एनायन की फॉर्म में या लिगेंड की फॉर्म में अलग से कहीं बोतल में भरा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन हमको पता है कि ये लिगेंड की तरह काम तब करेगा जब इस पे माइनस चार्ज आएगा, हम यूं मान लेते हैं, है ना। और वो भी इसलिए क्योंकि अभी आपको पता लगेगा कि डीएमजी जो है वो Ni+2, मतलब सैंपल अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको कोई सैंपल दिया हुआ है, आपको सैंपल दे दिया और बोला कि इसमें पता करो कैटायन कौन सा है, तो जो Ni+2 कैटायन है बेटा, उसके लिए ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट होता है लेबोरेटरी के अंदर, कि डीएमजी डाल के देख लो, अगर कलर रोजी रेड पीपीटी आ जाता है, अगर आपने सैंपल में डीएमजी डाला और अगर चेरी रेड पीपीटी या रोजी रेड पीपीटी आ गया, है ना, तो वो इसका मतलब है उस सैंपल में Ni+2 आयंस है। तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। मतलब सबसे बढ़िया Ni+2 को चेक करने का तरीका है, जाओ डीएमजी लाओ और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसलिए मिलाओ क्योंकि हमें मीडियम को बेसिक करना है। तो ये हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में लिया, क्योंकि हमको मीडियम को क्या बनाना है बेटा? बेसिक। जब तक हम मीडियम को बेसिक नहीं बनाएंगे, याद करो, तो यहां देखो डीएमजी नेगेटिव नहीं मिला रखा है, यहां डीएमजी मिला रखा है। एक टेस्ट ट्यूब ले ली, सैंपल डाल दिया, सैंपल डाल के डीएमजी डाल दिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया। अब अंदर जो भी होगा वो रिएक्शंस होगी और हमें सिर्फ एक रोजी रेड पीपीटी दिखाई देगा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे ही वो रोजी रेड पीपीटी दिखाई देगा, समझ जाना कि उसमें Ni+2 है और वो कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ये जो रोजी रेड पीपीटी होता है या जो चेरी रेड पीपीटी होता है, ये NiDMG2, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका है। ये उसका किसका कॉम्प्लेक्स है बेटा? ये निकेल और डीएमजी का कॉम्प्लेक्स बनता है उस टेस्ट ट्यूब में। तो फिर पीछे क्या क्या हुआ होगा हमको जानने की बड़ी इच्छा है, आओ सिखाते हैं। अब देखो, अगर मान लो ये OH- लोगे तो इनमें से कोई भी एक H+ हटेगा और यहां से क्या हो जाएगा? -H2O बाहर हो जाएगा। अब ये बन जाएगा क्या? इस तरह से, जो आपका ये H3C डबल बॉन्ड N, और यहां आ जाएगा आपका O-, ऐसा हो जाएगा बेटा, ये ऐसा हो जाएगा। इसको ऐसे समझ ले, ऐसे कर लो इसको अच्छे से, O-। फिर यहां पे C, और यहां आ जाएगा, एक सेकंड मैंने गलत बनाया, CH3, अब ठीक है, H3C, ये लो, ये डबल बॉन्ड N, और यहां पे आपका रहेगा O और H, ऐसा रहेगा।
ठीक है, एक तरफ से आपने माइनस बना दिया इसको। अब ये क्या बन चुका है बेटा, अब ये बन चुका है डीएमजी नेगेटिव। क्या बन गया है ये, डीएमजी नेगेटिव। क्यों बना, क्योंकि हमको पता था बेसिक मीडियम देके हम इसको माइनस बनाएंगे। अब आप में से कई लोगों का सवाल, सर माइनस क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है? क्योंकि दो डीएमजी मिलकर एनआई प्लस को पकड़ते हैं। वापिस सुनो क्या बोला मैंने, दो डीएमजी मिलकर Na+2 को पकड़ते हैं। दो डीएमजी मिलकर Na+2 को पकड़ते हैं। कहां दिख रहा है, एक यहां से देखो बॉन्ड जा रहा है, एक यहां से बॉन्ड जा रहा है, एक यहां से बॉन्ड जा रहा है, और एक यहां से बॉन्ड जा रहा है। अगर अपन इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री देखें, अगर अपन इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री देखें तो बताओ क्या दिख रही है तुमको? सिर्फ इस मेटल के अराउंड बॉन्ड देखो, क्या 4 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहे हैं? और वो भी किस मैनर में अरेंज्ड हैं, इनकी ज्योमेट्री कैसे अरेंज्ड है? क्या ये 4 सिग्मा बॉन्ड आपको टेट्राहेड्रल मैनर में नजर आ रहे हैं या किसी और मैनर में नजर आ रहे हैं? अगर आपको समझ में आ गया तो क्या मुझे आप इसकी देखकर ज्योमेट्री बता सकते हो? हालांकि ज्योमेट्री निकालने का काम अभी हमने नहीं सीखा है, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, क्या ये डायग्राम देखकर तुम ये बता सकते हो कि इसकी ज्योमेट्री क्या है? ऑब्वियसली कोई भी बता देगा कि ये टेट्राहेड्रल मैनर में तो अरेंज नहीं है। मेटल के चारों तरफ जो सिग्मा कोऑर्डिनेट, बाकी इसमें जहां कहीं पे भी कोई भी बॉन्ड है वो मेटल के चारों तरफ की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मेटल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? इस मेटल के चारों तरफ का कोऑर्डिनेशन। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है बेटा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसके बारे में हम एक चीज और जान गए अभी अभी, और वो है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, इस कॉम्प्लेक्स को देखकर पता लगता है कि अकेला एक यूनिट डीएमजी एनआई को नहीं पकड़ सकता। भाई ये तो एक यूनिट है, तो डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में बात होती थी? एक यूनिट के, वो हमने कर ली। भाई डीएमजी नेगेटिव से पूछे तो डेंसिटी 2 है, बाइडेंटेड है। और डोनर एटम्स कौन से हैं, और भी लिख लो। और डोनर एटम्स कौन से हैं? डोनर एटम्स हैं तो वो है 2 नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात आती है कि वो सब तो एक लिगेंड के रेस्पेक्ट में ही पूछा जाता है, लेकिन यहां पर ऐसे कितने लिगेंड हैं? 2 हैं, और वो दोनों मिलकर एनआई को पकड़ रहे हैं। वो कह रहा है 2 बॉन्ड तू इधर से मार, और ये कह रहा है 2 बॉन्ड मैं इधर से मारूंगा। बोला अच्छा, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि ए डीएमजी नेगेटिव, एक डीएमजी नेगेटिव ने दूसरे डीएमजी नेगेटिव को पास बुलाया, बोला इधर आ, मैं तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता हूं मेटल के साथ, और अपने को अगर उसको स्क्वायर प्लेनर मैनर में पकड़ना है ना तो यार 2 बॉन्ड की और जरूरत पड़ेगी, तो अपन दोनों मिल जाते हैं। क्या बोला? अपन दोनों मिल जाते हैं। तो एक डीएमजी नेगेटिव ने दूसरे डीएमजी नेगेटिव को बुलाया पास में, बोले भाई इधर आ, इधर आ जा। बोला अच्छा क्या करें? कह रहे अपन डाइमर बनाते हैं पहले। क्या बोला बेटा? हम लोग पहले डाइमर बना लेते हैं और Na+2 के सामने डाइमर की फॉर्म में जाएंगे और Na+2 को बोलेंगे सरप्राइज, हम आए हैं। क्या? मैं नहीं, हम आए हैं। मतलब हम आए हैं मतलब 2 आए हैं, और तेरे को दोनों मिलकर 2, इधर तेरे एक आदमी इधर से तेरे दोनों टांगे पकड़ेगा और एक आदमी उधर से दोनों तेरे हाथ पकड़ेगा और बीच में तेरे को फंसा लेंगे। तो इधर से एक आदमी ने इसके दोनों हाथ पकड़े, इधर से यूं टांग पकड़ ली और उसको ऐसे पकड़ के स्क्वायर प्लेनर मैनर में पकड़ लिया बेटा। तो यानी कि पहले डाइमर बनेगा। पहले क्या बनेगा बेटा? डाइमराइजेशन होगा। अब डाइमराइजेशन होने के लिए ऐसी एक यूनिट में और बॉन्डिंग होनी चाहिए। डाइमराइजेशन के लिए ऐसी एक यूनिट में और क्या होनी चाहिए बेटा? और एक जो है वो क्या होनी चाहिए? डाइमर फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे? इसको डाइमर फॉर्मेशन करेंगे इसका। तो डाइमर फॉर्मेशन कैसे होगा बता देते हैं। ऐसी 2 यूनिट चिपकेगी, ऐसी 2 यूनिट क्या करेगी? चिपकेगी। अब वो चिपकेगी तो क्या होगा? डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन कैसे होगा कि देखो ये O नेगेटिव है तो इधर लेके आओ HON, ठीक है, डबल बॉन्ड CCH3 CCH3 डबल बॉन्ड NO नेगेटिव। मतलब ऐसी सेम यूनिट। तो जिसने उस डीएमजी को बुलाया पास वाले को, उस डीएमजी पास में आया कि क्या हुआ? कि डाइमर बनाएंगे। कह रहे बना? कह रहे पलट। क्या बोला? पलट। क्या कैसे पलटूं? अरे क्या यार तू समझता नहीं है क्या? बोला हाँ। कह रहे मेरे O माइनस की तरफ तेरा H+ लेके आ, मतलब वो पार्शियल पॉजिटिव वाला H+ लेके आ तू। बोला अच्छा। और फिर तेरे H+ को बोला, इसको भी बोला कि मेरे इस तरफ के O नेगेटिव को, मेरे इस तरफ के O नेगेटिव को तेरा वो वाला OH+ दिखा।
मतलब सॉरी H पॉजिटिव दिखा, बोले हाँ, बोले अब कुछ कुछ याद आ रहा है तेरे को, बोले क्या याद आ रहा, कि भैया कुछ नहीं दिख रहा, कह रहे कुछ कुछ याद आ रहा है क्या, बोले क्या याद आ रहा, अरे एच बॉन्डिंग सुनी, एच बॉन्डिंग, बोले हाँ भैया सुनिए, बोले तो देख पलट, पलट गया, बोले ठीक है, बोले अब जुड़ू, बोले जुड़ जा, बोले क्या करेंगे, बोले एच बॉन्डिंग करेंगे, अबे कौन सी वाली, सिमेट्रिकल वाली, कौन सी वाली, सिमेट्रिकल वाली, बोले कौन सी वाली, बोले सिमेट्रिकल वाली, कह रहे ये तो बहुत मजबूत होती है, कह रहे हाँ होती तो है, कि सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग में क्या होता है कि कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर होता है। याद करो मैंने सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग पढ़ाई थी, किस किस को याद है, मैंने सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग पढ़ाई थी एफ माइनस और एच एफ में, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये इसको डोनेट करता है, तो हाइड्रोजन हो उसको मजा आने लगे कि इसके साथ मजा नहीं आ रहा है तो बार वाले के साथ मजा लेता है, अब बार वाले के साथ मजा लेता है तो इसको इसके साथ जो है वो मजा आने लगता है, जैसे ही ऐसा होता है ये फिर से ऐसा बन जाता है एफ एच, याद आ रहा है, अब बेचारा हाइड्रोजन कैसे संभाले, तो बेचारा हाइड्रोजन बोलता है इसको कि भैया थोड़ा सा घबराहट हो रही है आप जरा बाहर जाएंगे, तो ये पहले वाला बेचारा बाहर निकल जाता है, अब पहले वाला बाहर निकलते ही हाइड्रोजन अपनी फितरत पे फिर आता है, फिर से इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और फिर से वो इसको परेशान करने लगता है कि अब कहो तो मैं फिर से एंट्री कर लूं, कह रहा कि अच्छा ठीक है कर लो, तो फिर हाइड्रोजन जो ना चाहते हुए भी एक गंदी आदत में पड़ जाता है और उसे दोनों से जो डोनेशन है वो मिलने लगता है, और हाइड्रोजन की जो है एक खराब आदत पड़ जाती है, और उस खराब आदत को हम कहते हैं कि ये दोनों से क्या करता है बेटा, ये दोनों से जो है रेजोनेंस करता रहता है, ये दोनों से क्या करता रहता है, रेजोनेंस करता है, HF2 माइनस बनता है, HF2 माइनस क्या बनता है बेटा, HF2 माइनस, जिगजैग नहीं बेटा, जिगजैग, क्लियर है बेटा, ओके। देखो अगर तुम मेरी इमेज गलत बना चुके हो ना तो वो कभी सुधरेगी नहीं, मतलब अगर तुम ये सोच चुके हो कि मैं ही गलत हूं तो मैं यहां सही बात भी बोलूंगा तो तुम्हें गलत लगेगी, तो बेटा ठीक है कभी कभी मजाक कर लेता हूं, हर वक्त उस मजाक के मूड में नहीं होता हूं, सो प्लीज किसी को जज ऐसा मत करो कि जिंदगी भर उसकी एक इमेज ऐसी बना लो, आप भी दुनिया में घूमते हो, आपको भी देख के लोग इमेज बना लेंगे कुछ, ठीक है, कैसा लगेगा खुद को मेरी जगह रख के देखो या खुद को किसी और की जगह रख के देखो कि कोई सामने वाला आप कुछ भी बोल रहे हो और वो आपके साथ बारे में गलत ही सोच रहा हो कि गलत ही इमेज है, वो बंदा ही गलत है बोले, अब आप उसको कुछ भी सिखाओ, मतलब बहुत गंदा लगता है जब आप कुछ समझा रहे हो और सामने वाला आपके बारे में पहले से ही नेगेटिव होके बैठा है, अच्छा नहीं लगता बेटा, इसलिए मजाक की बात अलग है ना, मजाक की बात अलग है, और तुम्हें लग रहा है कि ये वैसा वैसा सा है तो भी वहां एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है उस चीज को, आराम से लो, फील लो, मजे लो, अब फील अलग अलग तरह की होती है, किसी को अलग आ रही है तो अलग ले ले, किसी को अलग आ रही है तो अलग ले ले, किसी को पढ़ने की आ रही है, किसी को आ रही है तो ले ले, क्या दिक्कत है, फील लो ना, लिखते क्यों वहां पे, लिखते हो तो मुझे लगता है कि यार शायद मैं गलत तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरा तरीका सही है, मेरा इंटेंशन, एक दो बार कोई मजाक में मैं जानबूझ के कर दूं तो एक अलग बात है, बाकी मेरा हर बात में वो इंटेंशन नहीं होता है, प्लीज, ठीक है, हाँ वी लव यू सब, पोल करा दो, पोल करा दो, अबे भाग, तो बेटा इसके अंदर क्या खास बात थी कौन बताएगा, इसके अंदर क्या खास बात थी, क्या ये रेजोनेंस असिस्ट एच बॉन्डिंग थी, रेजोनेंस इसको असिस्ट कर रहा था, ऐसे 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 चल रहा, इसके अंदर एक खास बात थी जो नॉर्मल वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको अलग बनाती थी, और वो खास बात क्या है कौन बताएगा, अगर किस किस को याद है, ये मैंने नोट देख के आया हूं मैं आज आपके केमिकल बॉन्डिंग है कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, तो मुझे वहां पे नजर आया है कि मैंने वहां सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग पढ़ा रखी है, तो इसका मतलब है मुझे ज्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं, मेरे लिए काम हो चुका है, मैंने ये बताया होगा कि क्या अलग है इसमें, क्या अलग है बताओ, क्या अलग है, जल्दी बताओ, सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग, अच्छा, सेम बॉन्ड, अच्छा, यस, कुछ कुछ बच्चे ठीक बोल रहे हैं, सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग तो मैं बोल ही रहा हूं, कह रहे वो अनसिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग है, ये सिमेट्रिकल, अब मारूंगा मैं पकड़ के, मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, पहली चीज तो कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर का, लगभग कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर की स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, पहली चीज,
दूसरी चीज, दोनों तरफ की बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम होती है, लेंथ सेम होती है, यानी कि हाइड्रोजन के दोनों तरफ के बॉन्ड हर एक एस्पेक्ट में इक्वालिटी रखते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एंड वो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो लगभग लगभग कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर की स्ट्रेंथ होती है। अब आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन कभी दो बॉन्ड नहीं बना सकता। यस, हाइड्रोजन प्योरली दो बॉन्ड कभी नहीं बना सकता कोवेलेंट, लेकिन हाइड्रोजन अपने तरफ रेजोनेंस के जरिए दो बॉन्ड ऐसे रख सकता है जिसकी स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर पहुंच जाती है, लगभग उतनी नहीं पर उससे लगभग मैच करती हुई। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ऐसा बॉन्ड बना सकता है जो उसके दोनों तरफ बराबर स्ट्रेंथ रखते हो। और अगर ऐसा है तो हाइड्रोजन बीच में फंस सकता है, और अगर हाइड्रोजन बीच में फंस सकता है तो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि क्या हाइड्रोजन रिंग में आ सकता है। तो हाइड्रोजन यस, रिंग में भी आ सकता है। सर रिंग में आने के लिए तो दोनों तरफ बॉन्ड होने चाहिए। हाँ, है दोनों तरफ बॉन्ड। सर दोनों तरफ बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए, कोवेलेंट होने चाहिए। कोवेलेंट हो ना हो, लेकिन कोवेलेंट के लगभग बराबर स्ट्रेंथ है। तो सर क्या हाइड्रोजन रिंग में आ सकता है? यस। अगर सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग हो तो हाइड्रोजन रिंग में काउंट हो सकता है। कभी किया आपने हाइड्रोजन को रिंग में काउंट? नहीं ना, हो सकता है। समझ आई बात? तो अगर ऐसा है तो फिर हम यहां पर डाइमर की बात कर रहे थे, इसको वापस देख लो। अब मुझे बताओ कि ये डाइमराइजेशन किस वजह से हुआ। अब कौन बताएगा कि ये जो आपको यहां डाइमराइजेशन दिखेगा, ये डाइमराइजेशन किस वजह से है? ये डाइमराइजेशन है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। ये क्या है बेटा? डाइमराइजेशन ड्यू टू सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। यहां तक चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई राजा? यहां तक चीज क्लियर हो गई? अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये नाइट्रोजन यहां पर लोन पेयर लेके बैठा है, दो इधर से, और ये दो नाइट्रोजन इधर बैठे हैं। ये बोलेगा मैं दो टांगे पकड़ता हूं, ये बोलेगा मैं दो टांगे पकड़ता हूं, और बीच में एनआई प्लस को पकड़ लेंगे। बीच में किसको पकड़ लेंगे बेटा? एनआई प्लस को पकड़ लेंगे। तो अब वो कॉम्प्लेक्स समझ आ रहा है। अब वो कॉम्प्लेक्स समझ आ रहा है कि यहां पे Na+2 जो है वो कैसे ट्रैप होगा। मैं इसको अब बता रहा हूं। ये देखो Na2+ कैसे ट्रैप होगा? Na2+ ऐसे ट्रैप होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो मैं आपसे इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो कितना बताओगे? इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो कितना बताओगे? जल्दी बताओ। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो कितना बताओगे? आंसर बताओ जल्दी, देख रहा हूं। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताओगे? 4। ग्रेट 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 ग्रेट। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या बताओगे? देख फटाफट सवाल देते, आंसर देते जाओ। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या बताओगे? स्क्वायर प्लेनर। इस कॉम्प्लेक्स को सोल्यूबल बोलोगे या इनसोल्यूबल? सर प्रेसिपिटेट है, ऑब्वियसली इनसोल्यूबल, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। बाहर चार्ज 0 है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। ये वाटर इनसोल्यूबल है। ये कॉम्प्लेक्स वाटर इनसोल्यूबल है। इस कॉम्प्लेक्स का कलर रोजी रेड पीपीटी है। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। इस कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैं। कितनी चीजें सीख गए? इस कॉम्प्लेक्स में डाइमराइजेशन दिखता है। इस कॉम्प्लेक्स में सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और कुछ जानना चाहोगे? ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी कितनी है? बताओ। इस कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी कितनी है? इस कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी कितनी है? इस कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी कितनी है? कंफ्यूजन है? 2 और 4 में कंफ्यूजन है? मैंने जो सवाल अभी पूछा है वो गलत है। कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी नहीं होती है। ओके, कॉम्प्लेक्स की डेंसिटी नहीं होती है। तो प्लीज कमेंट्स में ये लिखना था सर क्वेश्चन गलत है।
डेंटिसिटी ऑलवेज 1 यूनिट लिगेंड की होती है, और अगर 1 यूनिट की बात करोगे तो यहां पे 2 यूनिट हैं, तो हम दोनों की जोड़ के 4 नहीं बोल सकते। ये डाइमर है बेटा, ये तो 2 यूनिट है, हम तो एक ही यूनिट की बात करेंगे ना। डेंटिसिटी इज अबाउट यूनिट लिगेंड, अबाउट अ यूनिट ऑफ लिगेंड, 1 यूनिट ऑफ ए लिगेंड, एक सिंगल यूनिट के बारे में बात की जाती है। और डेंटिसिटी की बात कॉम्प्लेक्स की नहीं होती है। डेंटिसिटी टर्म हमेशा लिगेंड के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है, करेक्ट। क्वेश्चन क्या है बेटा? गलत है, क्वेश्चन गलत था। मैं चाह रहा था कि कोई पूछे कि सर डेंटिसिटी कॉम्प्लेक्स की नहीं होती है, ये कोई बोले, लेकिन ये धड़ल्ले से कह रहा हो कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स का चल रहा है। कॉम्प्लेक्स की डेंटिसिटी तो वही बात हो गई कि CH4 की कोवेलेंसी कितनी है। मैं हमेशा बोलता हूं CH4 की कोवेलेंसी नहीं होती है, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4 बताइए, कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 बताइए, ये बोलिए आप। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी लिगेंड की डेंटिसिटी को बोला जाएगा, और वो भी सारे लिगेंड्स की एक साथ नहीं बोले जाती है, 1 यूनिट लिगेंड के लिए ही वो वर्ड यूज होता है, एंड दैट इज डेंटिसिटी। ओके बेटा, तो एक लिगेंड तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चा करता है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर ये तो मैं हटा देता हूं क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, तो यहां पर एक हेडिंग लगा लो। नीट में जो सवाल आ रहा है वो इन 5 से 6 पॉइंट्स में से आ रहा है, चिंता ना करें, आपको NIDMG का पूरा ज्ञान मिलेगा। तो यहां नीट पर जो सवाल, नीट में जो सवाल आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना नीट के लिए, क्योंकि उसका कारण है कि पहले चाहे ये इंपॉर्टेंट हो ना हो, पहले भी था वैसे ये, और पूछा जा चुका है एक बार, ये PYQs में आपको मिल जाएगा NIDMG कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब ये दोगुना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में Ni+2 के टेस्ट हैं, तो ये अब उतना इंपॉर्टेंस रख रहा है। वहां पर भी हम सिंपल जानेंगे, हालांकि मैंने यहां बता दिया है, फिर भी देखेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट NIDMG2 कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स। अब मैं यहां सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा बिड़ते ही, बोले कि डाइडेंटेट, मैं लिख दूंगा डाइडेंटेट, है ना, मैं लिख दूंगा डाइडेंटेट, ठीक है, तो लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिख दूंगा इसमें, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, कि मैं टेट्राडेंटेट लिख दूंगा इसको, गलत। पहली चीज, हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हम डेंटिसिटी की बात नहीं करेंगे, हम डेंटिसिटी की बात लिगेंड के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां साइड में लिख दो कि DMG नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट ये, क्योंकि वो गलती करवा सकता है। दूसरा पॉइंट ये कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni2+ इज 4, कितना होगा? 4। तीसरा पॉइंट जो कि पूछा जा सकता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कौन गलत गलत बोल रहा है यार? क्या गलत लिख दिया मैंने? डाइमर लिगेंड की कोई डेंटिसिटी डिफाइन नहीं हो सकती, डाइमर का मतलब 2 यूनिट है वो। हाँ, चंद्र किरण, किरण, बेटा क्या गलत है? कब से गलत गलत लिख रहे हो आप, बताओ। क्या गलत है बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है बेटा, अब वापस मैसेज करोगे नहीं तुम, और फालतू में परेशान कर रहे हो तो फिर बंद करवा दूंगा चैट वेट। डायगोनल रिलेशनशिप कब पढ़ाओगे? पढ़ा दूंगा भाई, याद है मुझे, अभी पढ़ा दूं एक ही बात में। लिथियम को मैग्नीशियम उसके जैसा लगता है, लिथियम अपने घर वालों को छोड़ के पड़ोस में झांकता है कि वो बिल्कुल मेरे जैसी है, वही डायगोनल रिलेशनशिप है, टेढ़ा देखना। कारण, दोनों की चार्ज जो होते हैं ना, आयनिक पोटेंशियल, चार्ज अपॉन रेडियस की वैल्यू लगभग सेम आती है, बस। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है अपने घर की छोड़ के पड़ोस के घर की कोई चीज पसंद आ जाना, और उसे जाके बोलना कि हम दोनों एक जैसे हैं, हाँ मुझे भी वही पसंद है। ये
ये है डायगोनल रिलेशनशिप। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे? सीरियसली, एनआई के चारों तरफ बॉन्ड कितने बन रहे हैं आप? अरे भाई वो तो नाइट्रोजन के बॉन्ड हैं, कार्बन के, वो उधर से कुछ भी लेके आ रहा हो ना यार। एक बात बता, मैं नहीं नहीं, मेरी बात बता, मेरे को समझ जा, मेरे पीछे एक बैग टंगा हुआ है, मैंने यहां दो लोग लगा रखे हैं, मैंने दो दो लोगों को बिठा रखा है, एक को एक इधर और एक मेरे इधर पीछे लमूटा हुआ है, मेरे से दो लोग जुड़े हुए हैं। फिर मैं तेरे पास आया और मैंने तेरे से एक हाथ मिलाया, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक ही हुआ बेटा। हमारा कोऑर्डिनेशन, मैंने तेरे से दोनों हाथ मिलाए तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से यहां पर भी यही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक लिगेंड की प्रॉपर्टी नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के अराउंड कितने डोनर एटम है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इस मेटल के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसलिए है क्योंकि इस मेटल के अराउंड 4 डोनर एटम्स हैं, 4। और मैंने बोला डोनर एटम नहीं, 4 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देख लो वो भी सही है। आप समझ आ गया? ये मुझसे कौन जुड़ा हुआ उससे क्या मतलब है यार। तुम मेटल के अराउंड ही देखो कैसा बन रहा है, मेटल के अराउंड। चलो, कोई नहीं। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री लिख दो इसको। ठीक है। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ये अभी नहीं आएगा आपको, तो आप सिर्फ ऐड कर लीजिए क्योंकि इसके सारे पॉइंट एक साथ हो जाएंगे। तो DsP2 हम निकालना सीख जाएंगे, जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni2+, मेटल का DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, तो आएगा रोजी रेड पीपीटी। रीजन क्या लिखोगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। रीजन क्या लिखोगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पे चाहो तो ये लिख दो, ये लिख दो, वापस पांचवा पॉइंट बना दो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसीलिए वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये लो यहां पे एरो बना लो, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इसीलिए वाटर इनसॉल्युबल है, कनेक्शन है उस पॉइंट का इससे। रोजी रेड पीपीटी लिख दो और चेरी रेड पीपीटी भी लिख सकते हो, दोनों बात सही है। फिर छठा पॉइंट कौन सा लिखोगे? छठा पॉइंट लिखोगे क्या कि हाँ, दिस कॉम्प्लेक्स is formed during the test of Ni2+ ions, है ना। ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब Ni+2 का टेस्ट होता है। ठीक है बेटा। अगर कोई चीज स्क्वायर प्लेनर है तो क्या उसमें पीओएस प्रेजेंट है? क्या उसमें पीओएस प्रेजेंट है? पीओएस प्रेजेंट है। कोई चीज अगर पीओएस प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है, नाम से पता है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा बेटा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। आठवां पॉइंट, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी रिंग्स हैं? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी रिंग्स हैं, है ना। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी रिंग्स हैं? रिंग भी बताएंगे, चलो एक बात करके डाइमराइजेशन वाला पॉइंट लिख दो। डाइमराइजेशन इज प्रेजेंट, है ना। और रीजन क्या है? डाइमराइजेशन इज प्रेजेंट, ऐसे लिख दो। और ये 9 नंबर लिख दो। सिमेट्रिकल, मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो अलग अलग बता सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, और उस सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग की वजह से ही वो डाइमर होता है। तो मैंने वहां एरो बना दिया ताकि आपको पता चल जाए।
10वां पॉइंट वो है जो इसमें रिंग को एक्सप्लेन करेगा कि कितनी रिंग्स हैं। अब देखो बेटा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रिंग काउंट करवाते हैं आपको। आ जाओ देख लेना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रिंग काउंट करवाते हैं। यहां नीचे, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है, इधर वाला में देख लो, या उधर में मैं उसकी स्क्वायर प्लेनर वाली चीजों को हटा देता हूं, वरना आपको लगेगा आप उसको एक नई रिंग मान लोगे। वो बस बता दिया मैंने। यस, देखते जाना, देखते जाना। कार्बन से कार्बन 2, से नाइट्रोजन 3, NI 4, N 5, और ये वापस कितने मेंबर की रिंग हो गई? 5 मेंबर की। ऐसी सेम रिंग इधर हो गई, कितने मेंबर की रिंग हो गई? 5 मेंबर की। अब देखो ऊपर वाली रिंग, देखो ऊपर वाली रिंग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1 2, और ये अब रिंग में आएगा, क्योंकि इन्होंने इसको ऐसा बना रखा है। यहां देख लो, ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Na+। तो ये कितने की हो गई? 6 मेंबर की हो गई। देखो, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को रिंग में लेना है, उन्होंने O और H को एक साथ लिखा हुआ है। O और H के बीच में भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, उन्होंने ऊपर एक साथ लिखा हुआ है, बट वो O और H के बीच में भी तो बॉन्ड है, इधर भी O और H के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट भी काउंट कर लो इसको, पूरा एक तो एलिमेंट तो बोलोगे नहीं, एक एटम तो है नहीं, तो या तो ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये 6 मेंबर की रिंग हो गई, और ये भी 6 मेंबर की रिंग हो गई, ऊपर नीचे सेम है। टोटल रिंग्स कितनी है? 4। क्या चारों के मेंबर सेम है? नहीं, 2 6 मेंबर और 2 5 मेंबर। तो अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है वो ये होगा, है ना, 10वें नंबर का पॉइंट। यहां से विजिबल है सबको, ये लिख दो कि टोटल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, और उसमें होगा 2 6 मेंबर प्लस 2 5 मेंबर। क्लियर बेटा? सौर्य अभिषेक कह रहा है कि क्वेश्चंस भी करवा दीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड। ले, क्वेश्चन, which of the following, which of the which of the following, उसको वापस उतारने देना तुम, पॉइंट्स अबाउट डीएमजी कॉम्प्लेक्स आर करेक्ट? आंसर ऑल ऑफ दिस। ले बेटे, सवाल हो गया, क्वेश्चन की फॉर्म में करवा दिया। ओके, अब ठीक है बेटा? हाँ, उसको दोबारा उतारने दो, तू क्वेश्चन उतार ले बेटा वापस। ठीक है भाई, वापस क्वेश्चन उतार ले। ठीक है भाई, सारे इसमें से कोई सा भी वो गलत सलत लिख के इनकरेक्ट भी पूछ सकता है। जब अगर किसी का धागा ही खोल दिया, ठीक है, उसके बाद तुम क्या इस पे सवाल, इसमें कोई सवाल तेरा अटक जाए ना डीएमजी पे, मैं बता रहा हूं, बोल देना मेरे को। कॉप में लाया है, कॉप में चाय लाया है, अब हम कोपड़े में चाय पियेंगे। कोपड़ा समझते हो? नहीं, कप कोई बोल देते हैं राजस्थान में। राजस्थान में नाम बिगाड़ने की बड़ी गंदी आदत है, वो ये नहीं देखते हैं कि इंसान है या सामान, सबका बना देंगे कोपड़ा ले गया इधर। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, राइट, है ना? रीजन,
न्यूट्रल के पास चार्ज नहीं होता। चार्ज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी का, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। और जो चार्ज्ड स्पीसीज होती है, चार्ज्ड कंपाउंड्स होते हैं, वो उसी में घुलना पसंद करेंगे जो पोलर सॉल्वेंट होता है, बिकॉज चार्ज का मतलब होता है पोलरिटी। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब प्लस और माइनस। अब चार्ज है उसमें, वो चार्ज ही तो उसको पानी के अंदर सॉल्युबल कर रहा है। अगर वो नॉन पोलर होगा तो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं होगी। वही सेम चीज है कि अगर न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो पानी के अंदर उसके घुलने की टेंडेंसी नहीं रहती जनरली। हाँ, एक्सेप्शनल कोई चीजें हो सकती है, उसका कारण अलग हो सकते हैं, एच बॉन्डिंग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बट हम लिख सकते हैं कि जनरली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है बेटा, अब ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाफट, आगे करते हैं फटाफट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना था क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख ले, जिसको वैसे लिखना था वैसे लिख दे, कोई वो खास बात नहीं है। अब आता है ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। अब कौन सा आता है बेटा? ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें इतना कुछ भी नहीं है, अभी फटाफट से इसको खत्म कर देते हैं। पहले मैं आपको इसके अंदर भी एक चीज दिखा देता हूं कि आपको कुछ और दिखे, ये आपको कुछ और दिखे उससे पहले मैं कुछ और दिखा देता हूं। ये एक यहां, 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 ताकि मुझे वो चीज, चाय पी लूंगा तब तक आप समझ जाओगे कि ये क्या चीज है। ये चीज है, यहां बीच में मेटल बैठा है, और यहां लिगेंड का डोनर एटम वगैरह है। तो ये कौन सा मैनर है मुझे बता दो, ये कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। क्या बोलोगे इसको? ऑक्टाहेड्रल मैनर बोलोगे? तो ये दिख किस किस को ये ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है? बाकी की पंचायती वो है जो मेरे पीछे लोग बैठे हुए हैं उससे। आप तो बताओ मैं कितने लोगों से कैसे हाथ मिला रहा हूं, वो देख लो आप। डोनर एटम से मेटल का कनेक्शन ऑक्टाहेड्रल है। डोनर एटम का मेटल से जो कनेक्शन है वो ऑक्टाहेड्रल है। ये लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, 4, 5, 6, इनका कनेक्शन ऑक्टाहेड्रल है। अब आपको ये डायग्राम उतना नहीं दर्द देगा जितना पहले दे रहा था, क्योंकि अब आप समझने की कोशिश कर लोगे कि ओ, तो ऐसा ऐसा चल रहा है इनके बीच में। और अब आप इसको डायग्राम को ऐसा देखने की कोशिश करो बेटा, अब आप इस डायग्राम को ऐसा देखने की कोशिश करो, कोई डायरी वायरी नहीं है भाई, कि ये एक प्लेन है, ठीक है। आप, मैं जो जो बोल रहा हूं, इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में क्या आपको क्या क्या सोचना है? कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। यहां पे बैठा कार्बन, यहां पे बैठा कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन, और ये मेटल बीचों बीच। और इसी तरह से यहां पे बैठा कार्बन, यहां पे बैठा कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां मेटल। अब मैंने जो जो चीजें लिखी है, मैंने वो आप इस वाले प्लेन में समझना, ऐसे ऐसे समझ लेना। दिख रहा है? कैसे देखना है इसको मैं दिखाना सिखा रहा हूं आपको। अब आप देख लो, इस वाले प्लेन में है वो सब। कौन कौन से? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, ये सब इसी प्लेन में है। यानी आपको समझ आ रहा होगा कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक ही प्लेन में है। अरे तो भाई, तू भी क्या ऐसी बात कर रहा है? ये एक ही प्लेन में नहीं था क्या? मुझे बता, ये एक ही प्लेन में नहीं था क्या? ये एक ही प्लेन में था, ऐसा ही तो है। तो ये बीच के जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये तो एक ही प्लेन में है, स्क्वायर प्लेनर है। अब स्क्वायर प्लेनर में आप एक प्लेन और ऐड कर दोगे, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब आप ऊपर वाला भी ऐसे कर लो, ऐसे वाला, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया हो। तो ये बीच वाला तो स्क्वायर प्लेनर है, मतलब ये तो सेमी प्लेन में होगा। तो यानी कि वो जो दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर यहां, एक ये और एक ये जो आपको कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, ये डिफरेंट प्लेन में है। बाकी के 4 कोऑर्डिनेशन नंबर सेम प्लेन में है। चीजें क्लियर है? चाय पी लो बेटा, ठीक है। यस, ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत सही बोल रहा है वो बच्चा। बिकॉज नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट देयर। आप देखो कि यहां पर सारी रिंग्स एक प्लेन में नहीं है।
जिस प्लेन की बात मैं अभी कर रहा था वहां पर 3 रिंग्स नजर आ रही होगी आपको। मैं जिस प्लेन की बात कर रहा था वहां पर आपको 3 रिंग्स नजर आ रही होगी। दिख रही है सबको बेटा? देखो 3 रिंग नजर आ रही होगी आपको उस प्लेन में। फिर ऊपर का एक रिंग और नीचे की एक रिंग और दिख रही होगी बेटा आपको, 2 रिंग। उन 3 रिंग का और इन 2 रिंग का प्लेन सेम नहीं है। और अगर रिंग्स का प्लेन सेम नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर रिंग्स। कोप्लेनर का मतलब होता है साथ में होना, और नहीं है तो हम बोल रहे हैं नॉन कोप्लेनर रिंग्स। अब नॉन कोप्लेनर रिंग्स अगर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो कहा जाता है कि ईडीटीए कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन कोप्लेनर रिंग्स। एक कह रहा है नींद आ रहा है। हाँ तो सो, सोने के टाइम पे नहीं सोता है क्या तू? गुड नाइट बोलने के बाद भी बहुत देर तक बात कर लेता है क्या तू भी? है? और फिर लास्ट में बोल रहा होता है कि 1 घंटे पहले हमने गुड नाइट किया था, देखो कैसे हैं हम। फिर दोनों हंसते हैं। फिर आंख में दिल वाली इमोजी आती होगी। फिर खुश होता होगा। ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही हो रहा है तेरे साथ? रातों की नींद उड़ गई है? चैन खो गया है? एक कह रहा है सर आप केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे? बेटा केमिस्ट्री तो सब पढ़ाते हैं। मैं जो पढ़ाता हूं उसको तुम कुछ भी मान लो, सिलेक्शन हो जाएगा। आईयूपीएससी कराओगे? अबे ऐसे इतना जल्दी थोड़ी होगा। ठीक है सबर करो, सब हो जाएगा। जिसको ज्यादा जल्दी करना है सब में कहीं, कहीं भी देख लो यार, कुछ भी कहीं भी किसी भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है क्या, कहीं से भी देख लो ना। जल्दबाजी है तो देख लो, साथ के साथ पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, चिल होके पढ़ना है, हंसी खुशी के साथ पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो। चलो बेटा, आई। तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना? तो ये आपको यहां पर हमको क्या देखना है? पहली चीज हमने यहां पर, अब आप ये मत बोलना बेटा कि 3 माइनस है या 4 माइनस है। वो लिखा बेटा 4 माइनस है। मैंने कहा हम मेनली उसी की बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हेक्साडेंटेट। क्या बोलेंगे इसको हम? हेक्साडेंटेस। डेंटेट यानी कि जो डेंटिसिटी होगी वो कितनी होगी? 6। अब बात है 6 है तो डोनर एटम्स कौन होंगे? डोनर एटम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर 4 तो ऑक्सीजन होंगे और 2 नाइट्रोजन होंगे बेटा। ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन होंगे और 2 नाइट्रोजन होंगे। डोनर एटम्स की बात अगर हम करें तो वो यहां पे मिलेगा, हेक्साडेंटेट होता है। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूं, हाउ मेनी ईडीटीए कॉम्प्लेक्स आर रिक्वायर्ड, है ना? हाउ मेनी ईडीटीए लिगेंड्स, कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी, हाउ मेनी ईडीटीए लिगेंड्स is are required to form an octahedral complex with calcium? सवाल लिख ही दूं क्या? अच्छा सवाल है। हाउ मेनी, सवाल भी हो जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। हाउ मेनी ईडीटीए ligands are required, is are required to form an octahedral complex with calcium? क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन 6 ऑक्टाहेड्रल बनाना है, ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 5। आइए, आइए 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 आइए, पोल करोगे?
हाँ पोल करा देते हैं अपने, हो गया अपने, हो गया अपने, बस पानी निकालना है। आ जाओ फिर, सिंगल चॉइस स्टार्ट पोल। लू। जितना सस्ता सवाल ये अभी लग रहा है ना बच्चों को, ये एग्जाम के प्रेशर में पहला ऑप्शन कराता है खाट। कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। सर पंच के, अच्छा सर अलग है पंच अलग है, मैं कहा सरपंच के क्वेश्चन कौन से हो गए यार, गांव में सरपंच क्वेश्चन भी बना रहे हैं क्या? ओ हो, क्या पढ़ लिया था मैंने कि सरपंच के क्वेश्चंस देखते ही सोल्व हो जाते हैं। वाह। हाँ भाई ठीक है। अब हम स्टॉप कर रहे हैं, बहुत हो गया। हम इसका आंसर कैसे लगाते हैं, मुझे आता ही नहीं है। रिजल्ट। अरे वाह, 62% बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मुझे आज भी उन 20% बच्चों की चिंता है। मुझे आज भी 20% बच्चों की चिंता है। देश में जो गरीब हैं वो गरीब ही रह रहा है बेटा, है ना। और ये बच्चे 20% जो हैं ये दिमाग से गरीब हैं। तो मुझे आज भी इनकी चिंता है। मुझे वो 62% बच्चों का कुछ नहीं, मुझे इनकी चिंता है। क्या सोच के बेटा 6 आंसर किया बेटा तुमने कि ऑक्टाहेड्रल है तो 6 होगा। अच्छा मैं बोलूं कोई 6 जगह से ही दे देगा तो एक ही चाहिए ना। मैंने बोला लिगेंड कितने चाहिए, मैंने कब बोला कि ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए। अब वो एक लिगेंड 6 जगह से दे सकता है, उसके पास है ना। ईडीटीए जो है वो खूब सारा है, ऐसे वो वैसे वाला भगवान की तरह है कि एक हाथ में ये, एक हाथ में वो, एक हाथ में वो, एक सब कुछ है। तो अवतार है वो, तो ईडीटीए 6 जगह से डोनेट कर सकता है बेटा। अब 6 जगह से डोनेट कर सकता है, इसका मतलब हुआ कि वो एक ही तो रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपसे पूछे कि ये मेटल से, कैल्शियम मेटल से कितने रेशियो में बाइंड होगा, इसी सवाल को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ। इनके बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूं, ये क्या सोच के लिख रहे हैं भगवान जाने। 13% वाले लोग जो हैं वो मतलब वो लोग हैं कि मतलब उन पे ध्यान नहीं दे रही सरकार। और ये 3% वाले लोग जो हैं, और इनका तो पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे कि क्या है ये, है ना। ये शायद आर्ट्स वाले हैं जो गलती से इधर से आ गए हैं, है ना, यूपीएससी वाले हैं, इधर गलती से आ गए हैं। ये डी वाले जो हैं ये दूसरे सेगमेंट में क्लास लेनी थी बेटा, तुम्हारा वो अलग जगह लगती है क्लास। ओ हेलो, ज्योग्राफी अलग जगह चलती है, इधर वो नहीं चल रहा बेटा। ओ 3%, इधर वो दूसरे वो नहीं है, ये अलग, गलत आ गए तुम। ये गलत, ये किस लाइन में आ गए तुम, यहां नहीं, कहीं और जाओ। गलत आ गए, तुम्हारी क्लास यहां नहीं चल रही है। तभी पूछ रहे थे कुछ तो। हाँ, तो ये 1%, 1:1 रेशियो में बाइंड होगा, है ना। जो मेटल है और वो जो ईडीटीए है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 1:1 रेशियो में बाइंड होगा फॉर ऑक्टाहेड्रल, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो, 1:1 रेशियो में बाइंड होगा, ऑब्वियस सी बात है। लो एक ही तो चाहिए, 1:1। 6 गलती से भी मत कर देना बेटा। व्यू लीडर बोर्ड, आ जाओ फिर। तेज, तेजवीर और प्रद्युमन एम्स जोधपुर से डायरेक्ट क्लास कर रहा है, वहीं से कर रहा है, पहले बैठ गया है वो बेंच पे जाके, प्रद्युमन पहले ही बैठ गया है बेंच पे जाके। रोज जोधपुर एम्स वाले उसको बाहर उठाते हैं, फिर जाके अंदर क्लास में बैठ जाता है, कह रहा कि यहीं क्लास देखूंगा एमबीबीएस से पहले भी, और मेरा प्रण है कि एमबीबीएस में होने के बाद भी यहीं बैठ के क्लास लूंगा। तो वो वहीं से कर रहा है, एम्स जोधपुर से डायरेक्ट हमारे साथ संपर्क है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रद्युमन जी। तेज, तेजवीर, हिमांशु पाल, निशांत कुमार, और आई एम यस, आई एम नो। ठीक है भाई, तो ये बहुत बढ़िया स्वागत, मतलब बहुत बधाइयाँ, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वालों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। और प्रद्युमन, एम्स जोधपुर में ही रहिए आप, ठीक है, वहीं का वहीं सब हो जाएगा। तू पहले पहुंच गया, बाकी सब कागज वागज पहुंचा देंगे, है ना, सब काम कर देंगे, तू वहीं रहे। चलो आगे चलते। आ जाओ।
इसमें टोटल रिंग्स कितनी है? रिंग्स कौन बताएगा, बताओ। रिंग बताओ, रिंग कौन रिंग बताएगा, बताओ जल्दी बताओ। ये रिंग दिख रही है, ये रिंग, एक ये रिंग दिख रही है आपको, ऐसी वाली रिंग, ऐसी वाली एक रिंग कितने मेंबर की है? 5 मेंबर की। फिर आपको ऐसी एक रिंग दिख रही है, ये वाली, ये भी कितने मेंबर की है? 5 मेंबर की, दिख रही। फिर ऐसी की ऐसी एक और दिख रही है, ये भी कितने की है? 5 मेंबर की, 5 की है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5 की, ठीक है। ये दिख गई। फिर और कौन सी रिंग दिख रही है तुमको? यहाँ पे ऐसा एक रिंग दिख रहा है आपको, ऐसा, ये देखो, इस मेटल के साथ, इस मेटल के साथ, कहाँ से? इस जगह से, है ना। तो ये अब ये देखना, ये वाली, ये देखना, यहाँ से ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से सीधा इधर। ये कितने मेंबर की रिंग है जरा सोचो? एक, दो, यहाँ एक नाइट्रोजन है, 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर की है, ठीक है। ये एक रिंग दिख रही है आपको, ये रिंग ऐसे वाली, जहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ वगैरह है, ये वाली। और एक रिंग आपको यहाँ से दिख रही होगी, जो पीछे से ऐसे आ रही होगी, दिख रही है, ये भी दिख रही होगी। कहाँ दिख रही है? ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ये भी 5 मेंबर की रिंग होगी। क्लियर है सबको? टोटल रिंग कितनी है बेटा? 5। 5 रिंग, सारी 5 मेंबर्ड, ओके। टोटल रिंग 5, each is 5 membered, each one is 5 membered, है ना। हर कोई 5 मेंबर रिंग है, ठीक है भाई, क्लियर है? और क्या बताओ, और क्या जानना चाहोगे इसमें? क्या इसमें नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट? इसीलिए ये ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ईडीटीए कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। क्या लिखोगे? ईडीटीए कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है भाई, क्लियर है? बाकी इसकी स्ट्रक्चर मैंने बता रखी है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने वैसे बता रखी है जो एनसीईआरटी में गिवन है स्ट्रक्चर। आज बस खाली ये थोड़ा सा इसको 3D में दिखाना था, 3D में, तो मैंने दिखा दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? चल सकते हैं आगे। और इसके यूज की बात कर लेते हैं कि ईडीटीए जो है वो कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स होते हैं जो लेड पॉइजनिंग वगैरह में यूज होते हैं। लेड पॉइजनिंग में भी यूज होता है ईडीटीए कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है? लेड पॉइजनिंग में भी यूज होता है। जैसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ईडीटीए के इंजेक्शंस आते हैं बेटा, मार्केट में मिलते हैं, कैल्शियम ईडीटीए के नाम से ही मिलते हैं, है ना। कैल्शियम ईडीटीए के नाम से मार्केट में इंजेक्शंस मिलते हैं। तो जब कोई लेड पॉइजनिंग वगैरह, बॉडी में पॉइजनिंग का कोई केस है, किसी ने जहर वहर खा लिया, तो उसको जो है इंट्रावेनस कैल्शियम ईडीटीए के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो कैल्शियम ईडीटीए के इंजेक्शन जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो कैल्शियम को छोड़कर ईडीटीए बॉडी में पड़े हुए लेड के साथ भाग जाता है, क्योंकि लेड जो है वो +2 में, लेड जो है वो +2 में ज्यादा हाई फाई होता है एज कंपेयर टू कैल्शियम +2। यानी कैल्शियम के ऊपर भी +2, लेड के ऊपर भी +2, लेकिन लेड का +2 इज मोर पावरफुल। तो ईडीटीए ने क्या किया? ईडीटीए निकला बेवफा, और तुमने उसकी बेवफाई का ही उपयोग किया है। तुमको पता था कि ये बेवफा है, लेकिन तुमने उस बेवफाई का ही यूज किया। तुमने कैल्शियम ईडीटीए को कैल्शियम के साथ अंदर भेजा बॉडी में। तुमको पता था कि जब ये लेड को देखेगा तो कैल्शियम को छोड़ के भाग जाएगा। उसने कैल्शियम को छोड़ा और लेड को पकड़ा। जब लेड को पकड़ा तो उसने लेड के साथ बॉडी के अंदर जितना लेड है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया बेटा। और जब कॉम्प्लेक्स बना दिया तो लेड जो है अब कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हार्मफुल नहीं होता, ठीक है, और वो फिर दूसरे रास्ते से बॉडी से बाहर हो जाता है। और जिस कैल्शियम को छोड़ा
वो कैल्शियम बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम तो ठीक है, हमको भी पता है कि कैल्शियम बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी इनफैक्ट बहुत जरूरी है, हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है कैल्शियम जो है वो, जो पंप होते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, और ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कुल मिला के ये कैल्शियम ईडीटी इंजेक्शन अंदर जाएगा, लेड को पकड़ेगा, कैल्शियम को छोड़ देगा, इसलिए वो यूज होता है, लेड पॉइजनिंग होता था, है ना। ठीक है भाई, चलें आगे। लिख दिया ये, या मुझे लिखना पड़ेगा जल्दी, और ये नोट कर लिया। लिख दूं, लिख देता हूं चलो। EDTA, कैल्शियम EDTA complex complex is used to remove lead poisoning। ठीक है बेटा, कैल्शियम EDTA जो है वो क्या होता है, लेड पॉइजनिंग को जो है, अच्छा इसको पूरा प्रॉपर ही लिख लेते हैं, ये ऐसे 2-, अब ठीक है। बाकी वाटर हार्डनेस के में भी काम आता है, सोडियम EDTA यूज्ड टू रिमूव वाटर हार्डनेस, है ना, तो ये भी चेक करने के लिए काम आता है। सोडियम EDTA complexes used to estimate water hardness। ठीक है बेटा, ये 2-3-4-5 चीजें जो रिलेटेड चीजें मैंने यहीं लिख दी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, हमने दोनों लिगेंड्स पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हम पकड़ते हैं बेटा। ठीक है, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स पढ़ लेते हैं। ये लो आ जाओ, ये सवाल मैंने करवा ही दिया था, इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हम पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट में मैं आया, फटाफट लिखो। हाँ भाई, करें शुरू। दो मछली पानी में गई, पानी में गई, छपा छपा। हाँ लो भाई लो, यही करोगे तुम, मछली जाएगी तुम्हारी पानी में। आओ भाई, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि हम कहां से उठा रहे हैं ये वाला पॉइंट। ये हम उठा रहे हैं यहां से, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस, यहां से ये पॉइंट उठा रहे हैं हमने। लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन यहां से कर लिए, यहां से कर ली, और बीच में जितनी ढेर सारी बातें आई वो भी हमने कर ली बेटा। अब हम तीसरे तरह के क्लासिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस वाले कुछ कैटेगरी होती है जो लिगेंड्स को इस तरह से क्लासिफाई करती है। तो इसीलिए हमारा तीसरे तरह का क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो वो हमारा तीसरी तरह का क्लासिफिकेशन ये है। तीसरी तरह का क्लासिफिकेशन ये है, क्लासिकल लिगेंड्स एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, इस पर बेस्ड। अब क्लासिकल लिगेंड्स जो हैं
वो क्या होता है, क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं जो ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू CMI। ठीक है, तो बोले सर इसमें नया क्या है, लिगेंड तो वही होता है, हमको भी पता है। हाँ लेकिन सुनो, ये मेटल है और इसके पास खाली डब्बा है, ये लिगेंड्स हैं और इसके पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा जो सिग्मा होगा। ये क्लासिकल है। लेकिन क्या हुआ कि ओवर द टाइम, जैसे जैसे समय निकलता गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कॉम्प्लेक्स इसीलिए नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं ये चीजें। तो शुरुआत में माना जाता था कि लिगेंड्स वही होते हैं जो सिर्फ डोनेट करते हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सेस पर स्टडी की गई है ना, एक कॉम्प्लेक्स पर मैंने करी, मैंने 4 बातें बता दी, फिर कोई और साइंटिस्ट आया, उसने उस कॉम्प्लेक्स को और उधेड़ा और धागा खोला, तो पता चला उसमें तो कुछ और हो रहा था। तो टाइम निकलने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आती गई और पता चला कि लिगेंड्स जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ देते नहीं लेते भी हैं। क्या है, सिर्फ देते नहीं लेते भी हैं। तो फिर लोगों को लगा कि यार अंदर तो कुछ भी चल रहा है, बोले इधर से ये दे रहा है मेटल, उधर से उसको दे रहा है, बोले तो दोनों तरफ से गेम हो रहा है। क्या बोला कि दोनों तरफ से गेम हो रहा है। तो बोले क्या करें, तो बोले कितने हैं दोनों तरफ से गेम करने वाले, बोले ढेर सारे हैं दोनों तरफ से गेम करने वाले। हमारे सिलेबस में वहां पे सिर्फ एक ही काम का है, एंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है बेटा, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। हमारे सिलेबस के सिर्फ CO हमारे काम का है, बिकॉज हम ये चीज सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स में पढ़ते हैं, जैसे NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया, है ना, ऐसी चीजों में पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा जानना तो जरूरी है कि ये है क्या चीज। तो बेटा 2 ही तरह की चीज होती है, वो लिगेंड्स जो सिर्फ देते हैं, वो लिगेंड्स जो सिर्फ देते हैं, क्लासिकल लिगेंड्स की कैटेगरी में डाल दिए गए। इसमें बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अमोनिया लिख रहा हूं, F- लिख रहा हूं, ठीक है, H2O भी आप कह सकते हो, हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं, OH-, और बहुत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है इसमें, बस इतने काफी हैं। मतलब कुल मिला के आपको बैठ के कोई नहीं पूछेगा। ये तीसरा वाला क्लासिफिकेशन सिर्फ इसका 5% हमारे सिलेबस में है। इस थर्ड क्लासिफिकेशन का 5% हमारे सिलेबस में है। मतलब ये जो बेस है कि डोनेशन और एक्सेप्टेंस के बेसिस पे लिगेंड्स को क्लासिफाई करना, ये हमारे सिलेबस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उलझ जाओगे, भयंकर उलझ जाओगे। ऐसे ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके बारे में तुम सोचा नहीं होगा कि अच्छा मैंने तो सुना ये सिर्फ देता ही देता है, ये लेता भी है, ओ भाई साहब, वहां पे फिर तकलीफ होगी। जैसे क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है, जैसे ब्रोमाइड आयन हो गया, जैसे आयोडाइड आयन हो गया। इनसे भी कोई ज्यादा खास आप मतलब उम्मीद सिर्फ देने देने की नहीं रख सकते। ये भी अपने वैकेंट डी में मेटल को जो है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उधर नहीं उलझना है। हाँ, हम अच्छा काम क्या कर सकते हैं कि इधर ना उलझ कर, इधर सिर्फ डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, इधर भी हम सिर्फ काम काम की चीज पढ़ें। जैसे CH2, CO, CN, तो मैं यहां पे लगा देता हूं एक स्टार, और वो CO वाले पे स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि यही काम का है, सिर्फ यही काम का है हमारे लिए, सिर्फ यही काम का है। अब होने को इसमें और भी होते हैं, होने को इसमें और भी होते हैं बेटा, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स और भी होते हैं। जैसे यहां PR3 लिख रहा हूं मैं, यहां आर्सेनिक का कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, आर्सेनिक R3 लिख रहा हूं मैं, है ना। तो ये भी ऐसे ही होते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। बहुत सारे होते हैं होने को, खूब सारे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की स्टडी पता करके ही पता चलता है कि अच्छा ये उधर से भी डोनेशन एक्सेप्ट कर, मतलब उधर से भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटल से भी ले रहा है ये। तो चलो इसको एक आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इन सब को, इनमें भी अलग अलग कैटेगरी है, बट हम इनकी कैटेगरीज में नहीं जाएंगे। हम इनकी कैटेगरीज में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमको नॉन क्लासिकल में सिर्फ इतना जानना है कि ये होते क्या है। सारे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को पाई एसिड लिगेंड्स बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि नॉन क्लासिकल का मतलब होता है बेटा कि जो मेटल होता है ना, मेटल, वो मेटल क्या करता है, वो मेटल इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड से तो लेता ही है। ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इस तरफ तो डोनेट करेंगे ही,
जो इस तरफ तो डोनेट करेंगे ही, इस तरफ तो डोनेट करेंगे ही, लेकिन 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 ये बदले में मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस भी लेंगे। और जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लेंगे तो बताओ ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेगा इसको, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे इसको, बैक बॉन्डिंग, है ना, बैक बॉन्डिंग। पाई कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे इसको, पाई कोऑर्डिनेट। पाई डेटिव, डेटिव का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पाई कोऑर्डिनेट बोल दो, पाई डेटिव बोल दो। मतलब ये तो इन दोनों में कॉमन चीज हो गई। लिगेंड तो मेटल को दे ही रहा है, लिगेंड मेटल को दे ही रहा है, तो ये चीज तो इन दोनों को अलग अलग नहीं करती है, क्योंकि ये चीज तो दोनों कर रहे हैं। क्या चीज नॉन क्लासिकल को अलग बनाती है, क्या चीज नॉन क्लासिकल को उनसे अलग बनाती है, कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हैं। दीज लिगेंड्स, है ना, ये लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल बाय बैक डोनेशन एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। और वो भी पाई कौन सा, पाई कोऑर्डिनेट। विच इज एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड इन द कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने पहले ही क्लियर कर दिया था, है ना, कि पाई बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ठीक है, वो वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो वो इंपॉर्टेंट कर देता है। और वो कारण होता है क्या, जैसे इसके बीच में एक तो एक बॉन्ड हो, अब एक और आ जाए तो इनके बीच के रिश्ते सुधर जाते हैं। आप समझना मेरी बात को, कि अगर हम सिर्फ एक ही बॉन्ड कंसीडर करें, और अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये एक और दे रहा है, ये और दे रहा है भाई साहब, और दे रहा है, और दे रहा है, तो मतलब अब एक के साथ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया। तो जब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया तो वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को जितनी भी होगी, पहले जितनी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उसको बढ़ाएगा। यानी मेटल और जो भी डोनर एटम होगा, लिगेंड क्या होगा, लिगेंड में क्या होगा, लिगेंड पूरा थोड़ी होगा, उसमें कोई डोनर एटम होगा। मेटल और जो भी डोनर एटम होगा उसके बीच में रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, कारण एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया बेटा। क्या आ गया, उसको एक्स्ट्रा बॉन्ड। बैक डोनेशन की वजह से उसका नाम होता है बैक बॉन्डिंग। क्या नाम होता है उसका, बैक बॉन्डिंग। और इसी को बोलते हैं बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या नाम होता है इसका, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जी का मतलब होता है टीम वर्क, यानी कि ये लिगैंड और मेटल इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। कह रहा मैं तुझे दूंगा, तू मुझे दे देना। बोला अच्छा हम टीम वर्क करेंगे। बोला अच्छा ठीक है। बोला कैसे, कि जैसे ही मैं तेरे गाल पे चांटा मारूं तू दूसरे हाथ से मेरे ऐसे बचाक मार देना। एक मछली पानी में गई, पानी में गई, छपाक छपाक तपाक तपाक, ऐसे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, एक साथ चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, एक साथ चल रहा है। सिनर्जी का मतलब होता है टीम वर्क। भाई इधर से ये दो रहा, उधर से ये दो रहा, करो सही मजा आ रहा है। बोले ठीक है। बेटा अभी टॉपिक शुरू किया है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को मुझे, हालांकि ये सब अगली वाली स्लाइड पे लिखना था, बट मैंने यही लिख दिया है कि ऐसे लिगेंड्स जो हमारे पास किस तरह से डोनेशन एक्सेप्ट करें। ये एल लिगेंड है और ये इधर एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखो इनके अंदर भी मेनली दो कैटेगरी होती है, इनके अंदर भी क्या होती है, मेनली दो कैटेगरी होती है। एक वो कैटेगरी जिनमें ये लिगेंड्स जो हैं अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिगेंड एक्सेप्ट करते हो। तो हम अभी ऐसी चीजें देख लेंगे। फिलहाल आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि बाकी चीजें समझाने के लिए मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्या आप ये बता सकते हो कि why these ligands are known as pi acid ligands? कौन बताएगा?
कौन बताएगा? इनका एक और नाम क्या होता है? क्लासिकल लिगेंड्स आर पाई एसिड लिगेंड्स। इनको ये नाम क्यों दिया गया? यही नाम है जिस मतलब यूं मान लो कि इनका जो काम है उनकी वजह से इनका नाम है। और काम, अगर इसको तुम लिगेंड का काम मानते हो, लिगेंड से मेटल की तरफ का काम मानते हो, तो वो तो ये भी कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो है बॉन्ड, ये इनका वो काम नहीं है जिसकी वजह से इनका नाम बदला है। नाम इसलिए बदला है क्योंकि ये कुछ नया किया है इन्होंने। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्या उनको लुईस एसिड कहते हैं? क्या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको लुईस एसिड कहते हैं? है ना? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वालों को क्या बोलते हैं बेटा? लुईस एसिड बोलते हैं। यानी यहां पर लिगेंड जो है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा है साथ के साथ, तो ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो एसिड वर्ड वहां से उठाया है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है। और पाई जो है कि एक्सेप्ट करके ये भाई साहब बना क्या रहा है? तो आप बोलोगे कि अच्छा ये पाई बॉन्ड बना रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इनका नाम जो है वो पाई एसिड लिगेंड कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? पाई एसिड लिगेंड। ये देखो ये क्या लिखा है? एक्सेप्ट करेंगे और वो भी कौन सा? पाई बॉन्ड बनाएंगे। दैट्स वाई लिख दो नॉन एज पाई एसिड लिगेंड, क्योंकि पाई बना रहे हैं और लुईस एसिड से टर्म उठाई है एसिड। क्लियर बेटा? आप गंदे हो, एक कह रहा है। अच्छा, यहां कीचड़ लग रहा है क्या मेरे? और वो भी लड़का बोल रहा है ऐसी चीजें। आप गंदे हो, जाओ, मैं नहीं बात करता आपसे, ऐसे कर लाओ। आओ नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। नोट कर लिया वो पीछे वाला। अब नॉन क्लासिकल लिगेंड्स जो है हमारे पास, बेसिकली ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होते हैं। मेनली क्या होता है बेटा? ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर टाइप के लिगेंड्स होते हैं। हम बात किनकी कर रहे हैं? सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें हम इसमें समझ लेते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में। जैसे हम दो कैटेगरी समझ लेते हैं। मान लो हम इसमें पहली कैटेगरी समझ लेते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि मेटल है और लिगेंड है। ठीक है? अगर ये लिगेंड जो बैक डोनेशन है, देखो इसकी तो कोई बात कर नहीं रहा, वो तो खत्म बात है, छोड़ो उसको। तो अब बात आती है कि अगर यहां पे जो डब्बा है, यहां पे जो डब्बा है, अगर वो पाई स्टार डब्बा है, यानी कि पाई का ABMO है, जो कि मेटल उसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। मेटल जब इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस देता है और वो पाई बॉन्ड जो है वो पाई स्टार ABMO में एक्सेप्ट करता है। ये एक्सेप्ट करेंगे अगर पाई ABMO में, तो एक अलग केस बनेगा, है ना? तो एक अलग केस बनेगा। अब इस केस में क्या होगा वो भी सुन लो। इसके पहले एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हमारे काम का तो यही है, इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही हो गया। साइनाइड भी ऐसा काम करता है, NO भी ऐसा काम करता है, NO+ भी ऐसा काम कर सकता है, एटसेट्रा। और भी होते हैं, होने को और भी होते हैं, ठीक है? लेकिन अपन ने, मैं कह रहा हूं पहला जो मैंने लिखा है वही काम का है। बाकी पर आप चाहे मेरी तरफ से तो ध्यान ही मत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस समझा रहा हूं कि ये किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या करते हैं कि सिग्मा तो बना लेते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? सिग्मा तो बना लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में भी जो एक्सेप्टेंस है वो कहां हो रही है? हमने यहां जनरल लिखा कि ये एक्सेप्ट करते हैं। अब बात आती है कि कहां रुकेगा, मतलब उधर से जो लोन पेयर आया है, या उधर से, लोन पेयर नहीं बोलूंगा, उधर से जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है बेटा, है ना, उधर से जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है वो यहां पर कौन से कमरे में रुकेगी? यानी कि अगर वो पाई ABMO है तो फिर वो एग्जांपल ये रहे। अगर वो पाई का एंटी बॉन्डिंग है और नाम अगर एंटी बॉन्डिंग आ गया, तो मुझे बताओ कौन सी थियरी इन लिगेंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगी? जेई मेंस का 2-3 साल पहले का सवाल है, 3-4 साल, 3 साल मान लो, जेई मेंस का 3 साल पहले का सवाल है कि NiCO4 में, क्या बोला उन्होंने?
NiCO4 की बॉन्डिंग को कौन सी थियरी एक्सप्लेन करती है? मेरी बात समझना बेटा, NiCO4 की जो बॉन्डिंग है इसको कौन सी थियरी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करेगी? तो आपको जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड नजर आएगा आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग नजर आएगी। जैसे ही आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग नजर आएगी आपको पता लगेगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि अपने एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करता है। और एंटी बॉन्डिंग नाम की चीज क्या होती है बेटा? MOT होती है। ये जेई मेंस ने एक बच्चों जैसा सवाल पूछा कि NiCO4 की बॉन्डिंग को कौन सी थियरी बहुत अच्छे से करेक्टली एक्सप्लेन करती है? तो जहां एंटी बॉन्डिंग की बात आ गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको नहीं पढ़नी है बेटा, बस उस नाम से हमको खाली लिखना है कि हाँ ये हमने तो इसका NiCO4 का sp3 टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक ये सब हम आगे निकाल ही देंगे, हम तो डायरेक्ट निकाल देंगे विदाउट MOT। हम इसके लिए MOT नहीं पढ़ेंगे, बट मैं बता रहा हूं कि जहां ABMO नाम आ गया, जहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम आ गया, वहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एंट्री हो जाती है, MOT की एंट्री हो जाती है। क्लियर बेटा? अब देखो, तो यहां इसके लिए आप क्या लिखोगे? पाई बॉन्ड, या यूं कहें पाई कोऑर्डिनेट bond is formed by overlapping between filled d orbitals of metal and vacant pi star orbital of डोनर या लिगेंड बोल दो, ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड्स। क्लियर? तो बताओ, अगर यहां पे आपको बात समझ आ रही है तो मेटल क्या दे रहा है? डी, और ये पाई स्टार भी कौन सा वाला होगा? पी। तो मुझे बताओ कि यहां पे जो बॉन्ड का टाइप होगा, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कौन सा होगा? मेटल देगा डी और ये देगा पी, डी पाई पी पाई। टाइप ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी डी पाई पी पाई, कारण वो अपना डी दे रहा है, ये अपना एंटी बॉन्डिंग का पी दे रहा है। तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा बेटा? डी पाई पी पाई टाइप का हो जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है या नहीं है? और हम इसको और अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। बाकी इन जनरल मैंने बता दिया आपको, इन जनरल तो मैंने सबके लिए बता दिया, बाकियों में से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। जो सवाल आएगा वो मेटल कार्बोनिल में से आएगा, और मेटल कार्बोनिल के लिए हम सिनर्जिक बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेटल कार्बोनिल को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये देखो, ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग यहां लिखी हुई है, यहां साफ साफ लिख देना इन मेटल कार्बोनिल्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है और कुछ नहीं है। हमारे सिलेबस में वही मेटल कार्बोनिल्स हैं, बस और कुछ भी नहीं। ये सिलेबस की बात है, तो हम इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे बेटा। चेटें अटक गई, चेटें अटक गई। लो, तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई। पहली कैटेगरी क्या हो गई बेटा? ये हो गई। ठीक, अब दूसरी कैटेगरी, इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है, और दूसरी कैटेगरी क्या आती है ये नोट करो, फिर दूसरी कैटेगरी बताते हैं। सर थोड़ा फास्ट कराओ ना चैप्टर। देखो बेटा, अगर आप रिवीजन के लिए यहां बैठे हो, पहले पढ़ चुके हो, तो प्लीज, है ना, देखो मैं ना कुछ बच्चों की वजह से तेज नहीं चल सकता। अगर ये चैप्टर, आप समझो बात को, आप चीजों को समझ नहीं रहे हो बेटा। मैं आपको एक ही शब्द में बोलूंगा कि अगर आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस नहीं हुए हैं मैंने एग्जाम में से। पहले भी 15-17 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 15-17 क्वेश्चन ही आएंगे। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अब आपको चैप्टर की गहराई में थोड़ा जाना पड़ेगा। पहले आपने एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से पढ़ ली, चलेगा, लेकिन अब एनसीईआरटी की लाइंस का मतलब समझना पड़ेगा। अरे भाई मुझे बताओ, उसके पास भी तो मजबूरी हो गई, चैप्टर कम हो गए लेकिन क्वेश्चन ज्यादा बनाने। तो अब जो बचे हुए चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा तो अलग आएगा ना बेटा, आप समझो ना बात को। तो पढ़ा लेने दो यार, मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तुम्हें तकलीफ होगी। मैं तो वन शॉट में भी करवाता हूं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
मैंने 1.5-2 घंटे में भी करवा रखा है ना, माइंड मैप सीरीज में जाके देख लेना। अब बात को समझो, मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूं बेटा, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैंने क्यों डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाई थी, आप सोचो। मैंने तुमको पढ़ाया है, यकीन 4.0 में भी उसको एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी की। बस फर्क इतना है कि यकीन 4.0 में साथ के साथ एनसीईआरटी करवा रहा हूं, कारण उनकी क्लास वीक में 3 ही आती है, तो गैप आ जाता है, तो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता। और तुमको शायद मैंने एक साथ लास्ट में करवा दी थी एनसीईआरटी पूरी। तो आप समझो बात को, मैं मतलब मुझे तो क्या है यार, मैं किसी एक बच्चे की वजह से नहीं चल सकता हूं बेटा। मतलब डी एंड एफ ब्लॉक वो चैप्टर होता था जिसको मैं खुद बोलता था छोड़ के चले जाना यार। अब नहीं बोलता, अब बोलता हूं छोड़ के मत चले जाना, एक भी लाइन एनसीईआरटी की छोड़ के मत चले जाना। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन करवा रहा हूं। आप चाहो और आपको डी एंड एफ ब्लॉक वापस से करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, आप यकीन 4.0 से जाकर कर लो, क्योंकि उसमें एक एक लाइन को क्लियर कर दिया मैंने डी एंड एफ ब्लॉक की। आपको भी वही पढ़ाया है, बट मैं कह रहा हूं वो दोनों सेम चीजें हैं। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आपको साथ, अगर आप में से कोई ऐसे हैं कि नोट्स के साथ एनसीईआरटी करनी है, तो 4.0 में चले जाओ, वहां देख लो, चीजें तो वही सब पढ़ाई हुई है। भाई कोई बात नहीं ना, आज मैं जल्दबाजी करूंगा तो मैं अपना एक लेक्चर बचा लूंगा, और अगर मैं चीजों को आराम आराम से कराऊंगा तो मेरा एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, बस। इससे ज्यादा फर्क आ जाए तो बोल देना मेरे को। लाइव क्लास में 10 से 11 लेक्चर कोऑर्डिनेशन के लगने ही लगने हैं, चाहे कितना ही फास्ट और कितना स्लो पढ़ा लूं, अगर अच्छे से पढ़ाया है तो 10 से 11 लेक्चर लगने ही लगने हैं। 12 हो जाएंगे, अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारे ही फायदे की बात है। थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ याद आएगा, वो चीज बता दूंगा। फास्ट पढ़ाऊंगा मैं धुन में, मैं आगे निकल जाऊंगा, कुछ रह जाएगा, तुम्हारी तकलीफ हो जाएगी बेटा, रहने दो। चलो, दूसरे तरह का एक और होता है कि जिसमें जिसमें क्या करते हैं कि अगर मेटल है, वो जो मेटल है, वो मेटल और लिगेंड के बीच में, हम इस बॉन्ड के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो भैया सबके जगह होगा, ये तो है ही, है ना, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये तो होगा ही, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और जो बच्चा, देखो, मुझे तो मजा ही आएगा, मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी, मैं तो क्यों बोलूं, लेकिन मैं इन चिंदी चीजों पे विश्वास नहीं रखता कि मेरी व्यूअरशिप ज्यादा हो, मेरे कितने लाइक आए, मेरे को कितने लोग देख रहे हैं, मैं इन चीजों पे कम विश्वास रखता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य होता है, मुझे कितने काम के लोग देख रहे हैं। काम के लोग इन द सेंस, जिसने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया और वो रिवीजन करने के लिए यहां बैठा है, तो बेटा वो काम का आदमी नहीं है। और वो, मैं तुम्हारे लिए काम का लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा, क्योंकि रिवीजन के लिए फिर आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं सिर्फ, और जो चीज समझ नहीं आ रही वहां से वीडियो चला के देखना है, यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके आप इस चीज को देखिएगा, आप समझो, ठीक है। मुझे वो उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं ऊपर उठ चुका हूं उन सबसे, बहुत ऊपर। इसीलिए मेरे लिए सब बच्चे इंपॉर्टेंट है, समझो। ठीक है, अब जो ये बैक डोनेशन होगा ना, ये बैक डोनेशन अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल में हो, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं PR3, है ना, ASR3, इस तरह के लिगेंड्स हमारे पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में लिखे हुए हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पे हो सकता है हमारा क्लोराइड आयन भी इन्फेक्ट हो सकता है, ये भी इसमें आता है। तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, ये सब थर्ड पीरियड के हैं, देखो, है ना। और ऐसे सब में MDJ लिख दो, ये वाले या MDJ लिख दो,
इन लिगेंड्स में डोनर एटम सेकेंड पीरियड का नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज नो डी ऑर्बिटल्स सेकेंड पीरियड। इसीलिए देखो, कार्बन सेकेंड पीरियड, कार्बन सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड। यहां थर्ड पीरियड का गेम ही नहीं। अब थर्ड पीरियड होता तो वो वैकेंट डी दे देता। अगर थर्ड पीरियड होता तो वो वैकेंट डी ऑर्बिटल, थर्ड वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है बेटा, है ना, पढ़ा हुआ है, बचपन में पढ़ा हुआ है ना, वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप इनको देखो, इन पे दया नहीं आ रही तुमको कि कहां से लाएंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसीलिए बेचारों ने जद्दोजहद करके, है ना, बैठक करी, बोला यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास एक और तगड़ी चीज होती है। बोले क्या? कह रहे हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ले लेंगे। बोले एंटी बॉन्डिंग, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। लेकिन इनमें से किसी एक ने कहा कि यार एंटी बॉन्डिंग में अगर लेंगे तो हमारा अपना बॉन्ड ऑर्डर खराब हो जाएगा। इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने साइनाइड को बोला कि भाई साइनाइड, तू कह रहा है कि हम अपना एक काम करते हैं, हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसने कहा हाँ ठीक है, नहीं है, क्योंकि हम सेकंड पीरियड के, होगा भी कैसे, डी हमको का क्या मतलब है डी से। तो बोला इसने कि यार लेकिन क्या करें, मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो अपन कोई तो वैकेंट चीज निकालें। तो फिर इसने कहा कि एक काम करते हैं, अपन अपने एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट कर लेते हैं। एमओटी ने अगर अपने को एक्सप्लेन किया है, मुझे पता है एमओटी ने अपने को एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसने अपने अंदर वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं। तो बोले क्या बात करा? बोले हाँ। बोले यार लेकिन एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन आने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। एम मोहित सर ने पढ़ाया हुआ है यार, वो बोला साइनाइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बोला कि अगर एंटी बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यार हमारा अपना बॉन्ड ऑर्डर खराब हो जाएगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो खराब हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो खराब हो जाएगा। तो ये आपस में बातें कर कैसे करें, क्या करें? तो इसने फिर जवाब दिया साइनाइड ने कि देख भाई, ज्यादा खराब नहीं होगा, और अगर थोड़ा सा खराब हो भी जाता है लेकिन मेटल के साथ तो स्ट्रांग होगा ना। तू ये क्यों बोल रहा है कि तू कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तू फ्री नहीं घूम रहा है। अगर तू फ्री घूमता है, इसने बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर तू फ्री घूमता है तो दुनिया तेरा और ऑक्सीजन का रिश्ता देखेगी, लेकिन ये दुनिया है, तू जब कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो तेरे और ऑक्सीजन के रिश्ते की बात नहीं करेगी, तेरे और मेटल के रिश्ते की बात करेगी। दुनिया है साहब, चालाक है। तो तू कॉम्प्लेक्स मजबूत बनाना, जो दुनिया को दिखता है उसको मजबूत दिखा। बोला क्या बात कर रहा है? बोले हाँ। तो बोले मेटल के साथ तो मेरा रिश्ता नया हो जाएगा। बोले मेटल के साथ तो एक के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बन जाएगा। तो बोले दुनिया वही देखेगी जब तू कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो तू एक अच्छा लिगेंड कहलाएगा। बोले फर्क होता है, फर्क होता है कि अच्छा शादी होने के बाद सब यही देखते हैं कि ये अच्छा पति है, ये थोड़ी देखता है कि ये अच्छा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। अच्छा पति बनेंगे, मतलब जब हमारी मेटल से शादी हो जाएगी तो हम अच्छा पति बन के दिखाएंगे, उसी के साथ अच्छा बॉन्ड रखेंगे। पहले वाले के साथ थोड़ा हल्का भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। समझ गए? तो हम पढ़ेंगे जब मेटल कार्बोनिल्स में, तो मैं बताऊंगा कि जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो इनके पुराने रिश्ते थोड़े खराब हो जाते हैं। जब ये इधर से वापस एक्सेप्ट करते हैं तो नए रिश्ते को तो मजबूती मिलती है, लेकिन पुराने रिश्ते थोड़े से खराब हो जाते हैं। समझ गए? एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? ठीक है? समझने का तरीका तुम्हारा और समझाने का तरीका मेरा अलग है, फर्क है। अगर है तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। चलो आ जाओ आगे। ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके पास सुविधा है। ये सब थर्ड पीरियड वाले, देखो थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये सब थर्ड पीरियड वाले ही तो है बेटा। इनके पास व्यवस्था है, ये थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। बोले हम क्यों फालतू के तंग हुए यार, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग वाला काम क्यों करें हम? क्या करें हम? एंटी बॉन्डिंग वाला काम क्यों करें? हम तो ये कर लेंगे, डी में ले लेंगे भाई साहब।
बोले अच्छा डी में ले लेंगे, तो डी में ले लो। तो अब जो फर्क आएगा वो क्या आएगा, हम यहां लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed by the overlapping of filled d orbitals of metal and vacant d orbitals of ligands। क्या फर्क आया पीछे वाले में और इसमें, यहां फर्क आया जिस पे मैं सर्कल बना रहा हूं कि ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं और ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर बात करें तो फिर पाई का टाइप कैसा हो जाएगा, यहां पे डी पाई डी पाई। अरे वाह भाई, ये तो डी पाई बनेगा। फर्क यही तो है कि दोबारा जो बॉन्ड बन रहा है, जो बैक डोनेशन हो रहा है, उसमें किस तरह का पाई बॉन्ड बनेगा। तो बनेगा, उधर बनेगा डी पाई पी पाई और इधर बनेगा डी पाई। ये मेन डिफरेंस होता है। अब ये दोनों नॉन क्लासिकल लिगेंड्स ही हैं, लेकिन दोनों में फर्क कहां से आया कि वो वापस जब ले रहे हैं तो कहां ले रहे हैं, वापस जब कहां ले रहे हैं, मतलब है ना बेटा। तो लेने की जगह अलग अलग होती है, तो लेने की जगह अलग अलग होती है, तो ये कहां ले रहा है, वो पीछे वाला कहां ले रहा है, तो वो लेने पे डिपेंड करता है। तो वो एंटी बॉन्डिंग में ले रहा है, ये आपका क्या बोलते हैं वैकेंट डी में ले रहा है, बस यही फर्क है। एक कह रहा है, पिंकल तिवारी कह रही है कि हम क्या याद रखें इतने सब में। मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद तुमको ये चीज याद रखने के लिए फिर से पढ़नी पड़ेगी। मतलब ठीक है, मैं अपनी तारीफ खुद कर ही लेता हूं क्योंकि तुम करते नहीं हो, पर मुझे लगता है कि ये वो एक्सप्लेनेशन है कि तुम कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। सर आपके नोट्स काफी है ना, ये बात जेई एडवांस और जेई मेंस के बच्चों से भी पूछ सकती है, बिल्कुल काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन इनफ बेटा। ठीक है, चलिए एनीवेज क्लास छोड़ते हैं आज की, क्योंकि जो टॉपिक हम शुरू करेंगे आज वो देखो होना तो है नहीं। मतलब हम सिनर्जिक बॉन्डिंग अगले में ही रखेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी भगाऊंगा, मजा नहीं आएगा बेटा उसका, तो जल्दी जल्दी भगाऊंगा। इससे अच्छा है हम सिनर्जिक बॉन्डिंग को नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज थोड़ा कम पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना पढ़ा पक्का पढ़ा। और भी नॉन क्लासिकल टाइप के लिगेंड्स होते हैं, अगर मुझे लगा कि जरूरत है आपको एक्सप्लेन करने की नीट लेवल पे तो मैं कर दूंगा, वरना हम मेटल कार्बोनिल तो पढ़ने ही वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं है। किसी ने पहले वाला नहीं किया हो तो वो कर लेना बेटा, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा स्लो है चीजें, मानता हूं, पकड़ लेंगे, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक भी आएंगे जिनको फटाफट कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।